हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज की वीडियो में आप लोगों को नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए सीए इंटर एडवांस काउंट की MTP1 कवर कराऊंगा। हम लोग क्या कवर करेंगे सर? MTP1 अटेम्प्ट कौन सा है सर? नवंबर 23। पेपर कौन सा है? एडवांस अकाउंटिंग। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूं। एक तो नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए ना जितने टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने अपने इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। टोटल आपके 105 क्वेश्चन है। आईसीआई का स्टडी मटेरियल बैच मैंने कंप्लीट करा दिया था, जिसके अंदर सर आपको स्टडी मटेरियल के सारे चैप्टर और एएस के सारे इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन मैंने कवर करा के दिए हैं और साथ में रेलिवेंट कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराया है। अगर कोई इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन आपको डुप्लीकेट है तो हमने उसको सिर्फ स्किप किया है, बाकी 100% सर कोर्स उसके अंदर कवर करा दिया था। उन वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अकाउंट की आरटीपी एमटीपी ऑलरेडी शेयर हो चुकी है, एडवांस काउंट की आरटीपी ऑलरेडी शेयर हो चुकी है, और इतना ही नहीं, अर्लियर अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी भी मैंने कुछ शेयर की है। तो जितनी वीडियो की बात मैंने यहाँ पे की है उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक दो प्यारी प्यारी सी और बातों के साथ। देखिए बेटा, ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर तो कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ में मैं आपको रेलिवेंट कॉन्सेप्ट पे रिवाइज कराऊंगा। ये जो वीडियो है इसे मैं एक रिविजन पर्पज के लिए देखता हूँ, इसलिए जो मेरी बोलने स्पीड रहेगी ना वो नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर कराऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर कराऊँ। आपने क्या करना, कॉपी एंड पेन लेके बैठना है, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको हर क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा और क्वेश्चनों के बीच में कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा। आप उनको साथ साथ नोट कर सकते हैं और मेरे साथ साथ सर आपने क्या करना, सॉल्यूशन भी लिखना है। ठीक जी सर, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। हर क्वेश्चन से पहले मैं आपको 10 to 15 सेकंड दिया करूंगा, सो दैट आप क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़ लेंगे और फिर हम लोग मिलकर क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर सोल्व करेंगे, क्योंकि पढ़ेगा क्वेश्चन तभी पढ़ेगा क्वेश्चन। जैसे मैं आपको सर क्वेश्चन पढ़ने से पहले टाइम दूंगा, आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और एक बार क्वेश्चन खुद से पढ़ना। ठीक, फिर हम लोग मिलकर क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि जितनी क्लैरिटी के साथ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, जितना अच्छे से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में फोकस करेंगे ना सर, आंसर उतना ही अच्छे से हम लिख पाएंगे। ठीक जी सर, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 का ए पार्ट है, टेक 10 to 15 सेकंड, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़िए। आइए शुरू करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूं। देखिए सर, AS9 के अकॉर्डिंग अगर आप गुड सेल करते हैं रिटर्न और अप्रूवल बेसिस पे, तो यहां पे क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। कॉम्बिनेशन नंबर 1, सर हमने गुड सेल किए थे रिटर्न बेसिस पे, जो कस्टमर था ना उसने अप्रूवल दे दी है, तो हम सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट नंबर 2, हमने गुड सेल और रिटर्न बेसिस पे ट्रांसफर किए थे। सर हमने क्या किया था, एक ना अप्रूवल की डेट दी थी कि आप इससे पहले क्या करेंगे, कस्टमर को बोल देता कि आप अप्रूव कर देंगे। ठीक, अगर अप्रूवल डेट एक्सपायर हो चुकी है तो भी हम क्या करेंगे सर, सेल बुक कर देंगे। अगर मान लो सामने वाली पार्टी से कोई कंफर्मेशन नहीं आई और अप्रूवल डेट सर आपका एक्सपायर हो चुकी है, तो भी हम क्या करेंगे, सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक जी सर। थर्ड, अगर अप्रूवल डेट अभी पेंडिंग है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे सर, रिवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कस्टमर की साइड से सर अप्रूवल नहीं आ जाती। फोर्थ, अगर कस्टमर ने सर अप्रूवल कैंसिल कर दी, उसने कहा कि नहीं सी अपना माल वापस ले जाओ, उसने माल वापस भेज दिया, तो भी हम रिवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करते। तो सर दो केस में रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, एक तो कस्टमर ने अप्रूवल दे दी है, सेकंड सर कस्टमर के पास जो अप्रूवल डेट थी वो एक्सपायर हो चुकी। ठीक जी सर, आइए गिवन द बिलो इंफॉर्मेशन ऑफ आर लिमिटेड, रेनबो लिमिटेड। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए, इन ईच ऑफ द अबव केस यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज विद वैलिड रीजन द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू अंडर द प्रोविजन ऑफ AS9। सबसे पहले देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन, ऑन 15th नवंबर गुड्स वर्थ ₹5 लाख वर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। 15th नवंबर को सर हमने क्या किया, 5 लाख के गुड्स ना सेल किए अप्रूवल बेसिस पे। ठीक, द पीरियड ऑफ अप्रूवल वाज 4 मंथ। ठीक है, तो आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मिड ऑफ द मार्च तक, 15 मार्च तक सर हमने क्या किया, कस्टमर को टाइम पीरियड दे दिया। ठीक, आफ्टर विच दे वर कंसिडर्ड सोल्ड, अगर वहां तक कस्टमर की साइड से कोई कंफर्मेशन नहीं आती, गुड्स वापस नहीं आते, तो हम लोग क्या करेंगे सर,
सेल मान लेंगे, ठीक। बायर सेंट अप्रूवल फॉर 75% गुड सोल्ड अप टू 31 जनवरी एंड नो अप्रूवल और डिसअप्रूवल रिसीव्ड फॉर द रिमेनिंग गुड्स टिल 31 मार्च। ये देखिए सर, बायर ने क्या किया, 5 लाख का 75%, 3,75,000 की तो कंफर्मेशन दे दी, लेकिन बैलेंस 125 की कंफर्मेशन नहीं दी। कब तक सर? आपका टिल 31 मार्च तक। लेकिन बायर के पास जो ऑप्शन था सर वो कब तक का था? 15 मार्च तक था। इसका मतलब सर आपका जो टाइम पीरियड था वो एक्सपायर हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। तो 5 लाख की यहाँ पे क्या आएगी, रिवेन्यू आ जाएगी, ठीक जी सर। सेकंड पॉइंट, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। AS9 ये कहता है अगर आप कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो भी सर आप सेल रिकॉर्ड कर लेंगे अगर आपने गुड्स की डिलीवरी नहीं की। कौन कौन सी कंडीशन है देखिए सर, जो टाइटल है ना गुड्स का वो आपने बायर के नाम कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, ठीक है। गुड्स को डिलीवरी ना करने की जो आपका ऑर्डर आया है वो बायर की साइड से आया, बायर की साइड से रिक्वेस्ट आई है। गुड्स इन हैंड होने चाहिए साहब, आइडेंटिफाइड होने चाहिए और रेडी फॉर सेल होने चाहिए। तो उस केस में सर हम लोग क्या करेंगे, अगर गुड्स की फिजिकल डिलीवरी भी नहीं हुई तो भी हम लोग क्या करेंगे सर, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। ऐसे समझिए, मैं अपने स्टाफ को कह रहा हूं मिस्टर ए को गुड्स की डिलीवरी नहीं की सर, अभी 5 मिनट में कर देते हैं बस। तभी मेरे पास फोन आता है, मैंने कहा जी हाँ जी कौन? उसने कहा साहब मैं मिस्टर ए बोल रहा हूं और हमने आपके यहाँ से गुड्स खरीदे थे, अभी आप 2 महीने डिलीवरी मत करो। हमने कहा क्यों, क्या दिक्कत है? उसने कहा सर हमारे यहाँ पे ना काम चल रहा है, अभी डिलीवरी मत करो। तो मैं अपने अकाउंटेंट से डिस्कस कर रहा हूँ कि अकाउंटेंट जी ऐसे ऐसे फोन आया, क्या हमें रिवेन्यू रिकॉर्ड करनी चाहिए? अकाउंटेंट मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या हमने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर कर दिया? हमने कहा जी हाँ ट्रांसफर कर दिया, देखो इनवाइस उनका नाम इशू कर दिया, ठीक है। क्या गुड्स जो हमारे पास है वो इन हैंड है? हाँ जी ये इन हैंड है। क्या आइडेंटिफाइड? आइडेंटिफाइड है, ये वाला गुड्स जाएगा। क्या रेडी फॉर डिलीवरी? हाँ जी बिल्कुल रेडी फॉर डिलीवरी है, अभी 5 मिनट के अंदर डिलीवरी देने वाले थे। डिलीवरी ना करने की रिक्वेस्ट किसने की है? बायर ने रिक्वेस्ट की है, तो भी हम क्या करेंगे सर, सेल रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक जी सर। ऑन 31 मार्च गुड्स वर्थ ₹240 वर सोल्ड टू ब्राइट लिमिटेड, ठीक है। बट ड्यू टू सॉरी, ड्यू टू refurnishing of their showroom being underway, on their request goods were delivered on 10th अप्रैल। सर 31 मार्च को हमने गुड्स की डिलीवरी नहीं की क्योंकि उनकी साइड से सर क्या आया है, रिक्वेस्ट आई है। तो भी हम क्या करेंगे सर यहाँ पे, क्योंकि बाकी कंडीशन सर मान के चलेंगे पूरी हो चुकी है, क्योंकि क्वेश्चन है ना लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो हम यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक जी सर। थर्ड देखिए बेटा क्या होता है, प्रैक्टिकल समझना बात को ना। मेरे को पैसे चाहिए थे, लोन चाहिए था मान लो, ठीक है, एक तरीके से, ठीक। मैं अपने दोस्त को फोन करता हूँ, मैंने कहा भाई 10 लाख रुपए चाहिए। उसने कहा यार मैं आपको 10 लाख रुपए दे तो दूंगा, लेकिन सिक्योरिटी क्या दोगे? मैंने कहा मैं आपको गुड्स बेच देता हूँ और बाद में ना यही गुड्स आप मेरे को क्या करना, वापस बेच देना। अब यहां पे मैंने क्या किया, रीपर्चेज ऑफ गुड्स का एक एग्रीमेंट कर लिया। मैंने अपने दोस्त को 10 लाख के गुड्स बेचे और मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, 1120 के हिसाब से मैंने एग्रीमेंट कर लिया कि 1 साल के बाद मैं इन्हें रीपर्चेज कर लूंगा। तो ऐसे केस में AS9 ये कहता है कि आप रिवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि आप इसे एज ए लाइबिलिटी दिखाएंगे। और साथ में सर जो लाइबिलिटी के ऊपर सर आप अमाउंट पे करेंगे, एक्सेस आई मीन टू से जो रीपर्चेज प्राइस है वो आप पे करेंगे, तो डिफरेंस सर जो है वो आपके लिए इंटरेस्ट कॉस्ट हो जाएगा और सामने वाली पार्टी के लिए फाइनेंस इनकम बन जाएगी, ठीक जी सर। देखिए क्या लिखता है, रेनबो लिमिटेड सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹6 लाख टू श्याम लिमिटेड, ठीक है, एंड concurrently agree to repurchase the same goods on 14th अप्रैल। तो सर इस केस में हम क्या करेंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नहीं। सर इंटरेस्ट इनकम हमेशा टाइम बेस पर रिकॉर्ड करते हैं। रॉयल्टी की इनकम सर एज पर द सर आपका एग्रीमेंट टर्म्स, जो भी सर हमारी टर्म्स है उसके पूरा होने के बेस पे हम क्या करते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, ठीक जी सर। एक प्यारी सी बात और, डिविडेंड इनकम हम क्या करते हैं, डिक्लेयर बेस पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। चाहे डिविडेंड इनकम है, आपका इंटरेस्ट इनकम है, रॉयल्टी इनकम है, या सेल ऑफ गुड्स की इनकम है, या रेंटिंग ऑफ सर्विस की इनकम है, सर हम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब इस बात की सर्टेनिटी हो कि हमारे पास क्या होगा सर, कलेक्शन आ जाएगा, ठीक। सर देयर शुड बी सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एंड कंसिडरेशन, ठीक है जी सर। पढ़िए फोर्थ पॉइंट क्या लिखता देखिए, डी लिमिटेड यूज्ड certain asset of Rainbow Limited. Rainbow Limited received 7.5 lakh and 12 lakhs आना चाहिए ना टेक्निकली यहाँ पे, जी सर लिख लेंगे लैक्स, एज इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी रिस्पेक्टिवली फ्रॉम डी लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर 22-23। देखिए सर
हम इंटरेस्ट इनकम को सर रिसीव बेस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, टाइम बेस के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल ठीक है। और सर रॉयल्टी इनकम को एक्रू बेस के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है जी सर। आइए मैं एक बार ये सॉल्यूशन आपको रीड करा देता हूँ, देखिए। इंटरेस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन टाइम बेसिस और रॉयल्टी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्रूअल बेसिस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द रेलेवेंट एग्रीमेंट, ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखिए सर। पॉइंट नंबर 5 आपका कंसाइनमेंट सेल के रिगार्ड में। देखिए सर, कंसाइनर कंसाइनमेंट के केस में रिवेन्यू केवल तब रिकॉर्ड करेगा जब गुड्स सर क्या होगा, थर्ड पार्टी के पास डिलीवर हो जाएगा, ठीक है जी सर। On 25th December, goods of 4 lakh were sent on consignment basis, on which 40% of the goods unsold are lying with the consignee at the year end. तो हम क्या करेंगे सर, 60% के बराबर रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, बाकी 40% सर आपका इन्वेंट्री आ जाएगा, ठीक है जी सर। एक बार ये सोल्यूशन देख लेना, यहाँ पे 240 से रिवेन्यू आ गया, 240 से रिवेन्यू आ गया और 5 लाख से रिवेन्यू आ गया, ठीक है। चलिए बी क्वेश्चन पढ़िए। AS7 के अकॉर्डिंग सर हम लोग रिवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, ठीक। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के सर अलग अलग मेथड है। एक मेथड सर आपका कॉस्ट मेथड आता है, जो कहता है कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक। तो सर आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा, उसे आप क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू आ जाएगा, ठीक जी सर। क्वेश्चन बी देखिए सर क्या लिखता है, रिक्वायरमेंट क्या है। सो हाउ कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू वुड बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक, इन द P&L अकाउंट। सर इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या मांगा है सर, कॉन्ट्रैक्ट की रिवेन्यू मांगी, ठीक। तो आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की रिवेन्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ईच ईयर के हिसाब से मांगा, ठीक। एक प्यारी सी बात हो रही है यहाँ पे ना सर, कभी कभी क्वेश्चन में वो कहेगा कि रिवेन्यू टू बी चार्ज इनटू P&L अकाउंट, तो उसके इसमें सर हम लोग क्या करते हैं सर, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी सर। राजेंद्र अंडरटुक ए कॉन्ट्रैक्ट ₹20 lakh on an agreement that 80% of the value of the work done as certified by the architect of the contract should be paid immediately and the remaining 20% be retained until the contract was completed, ठीक है। ईयर 1 पे देखिए सर, अमाउंट एक्सपेंडेड कितने से सर, 8,60,000 से। द वर्क वाज सर्टिफाइड ऑफ फॉर विच 8 लाख एंड 80% इसका पेड कर दिया, ठीक है। इट वाज एस्टिमेटेड दैट द फ्यूचर एक्सपेंडिचर टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 10 लाख। बेटा हम लोग स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल डेट डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल डेट प्लस एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड, या मैं कह सकता हूँ सब टोटल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, इनटू 100, 860 डिवाइड बाय 18,60,000 सर 46.236 है, तो 24% आ गया, ठीक है जी सर। तो रिवेन्यू कितने से आएगा सर, 20 लाख। रिवेन्यू कितने से आएगी, 20 लाख इंटू 46.24%, 924,800, ठीक जी सर। इन ईयर टू द अमाउंट एक्सपेंडेड वर 475 सर, 860 का खर्चा आपने पहले किया था, 475 का खर्चा आपने और कर दिया, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितने से आएगी सर, 1335 की कॉस्ट ऑलरेडी आपने इनकर्ड कर दी है, और येट टू इनकर्ड एक बार चेक कर लेते हैं। 3/4 of the work under the contract was certified as done by December 31st and 80% of this was received accordingly. It was estimated that future expenses to complete the contract कितने सर, आपका 4 लाख से डिवाइड बाय 17,35,000 सर 76.95% आ गया। तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कितने से आएगी सर, कंबाइंड रिवेन्यू आ जाएगी 20 लाख इंटू 76.95%, सर 15,39,000 से, जिसमें से 924,800 की रिवेन्यू आप रिकॉर्ड कर चुके हैं। सर यहाँ पे हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, मैंने कहा क्या, सिर्फ सेकंड ईयर में जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया उसके बेस पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल के हम रेवेन्यू सेकंड ईयर की कैलकुलेट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर चेंज होता है ना, तो वहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ता है, क्यूमुलेटिव कैचअप करना पड़ता है। इसलिए सर बेस्ट क्या होता है, आप यही फॉर्मूला अप्लाई करें। मैंने ना AS7 का एक लाइव बैच लिया था अभी अगस्त एंड में ना,
एक बार ना वो वीडियो जरूर देख लेना अपना, वहां पे मैंने डिटेल में इस बात को एक्सप्लेन कर रखा। ठीक, 614,200। ठीक जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर देखिए, इन द ईयर 3 द अमाउंट एक्सपेंडेड वर 310 और द होल कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड। तो 100% काम कंप्लीट हो गया। तो 20 लाख से सर क्या आ जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगी। जी सर, रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज सर आपका 15,39,000 आ गया। तो बैलेंस कितने से आएगा सर, सर बैलेंस आ गया 4,61,000 की रेवेन्यू आ जाएगी ईयर 3 में। ईयर 3, ईयर 2, ईयर 1। ठीक जी सर, चलिए क्वेश्चन सी देखेंगे फर्स्ट का। AS 18 के अकॉर्डिंग अगर कोई इंडिविजुअल किसी एंटिटी को कंट्रोल करता है या उस एंटिटी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है, तो वो इंडिविजुअल और उसके रिलेटिव सर उस एंटिटी के रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। ठीक जी सर, केएमपी और रिलेटिव ऑफ रिलेटेड पार्टी सर, ऐसे बोलता हूं, केएमपी और रिलेटिव ऑफ केएमपी, दोबारा बोलो, हाँ जी सर, केएमपी और रिलेटिव ऑफ केएमपी भी सर एंटिटी के रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। ठीक, एज पर आपका AS 18। SP Hotel Limited entered into an agreement with Mr. A for running its hotel for a fixed return payable to the later every year। ठीक है, the contract involves the day-to-day management of the hotel while all the financial and operating policy decisions are taken by the board of director of the company। इसका मतलब सर देखिए, कंट्रोल नहीं है मिस्टर ए का, क्योंकि वो सर डिसीजन नहीं ले पा रहा। क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है सर आपके पास 20% और मोर देन वोटिंग राइट होते हैं, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में सर आपके पास पावर टू पार्टिसिपेट आती हैं इन द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी। ठीक, मिस्टर ए डज नॉट own any voting power in SP Hotel Limited, would he be considered as a related party of the SP Hotel Limited? नहीं सर, क्यों? क्योंकि ना तो सर उसके पास कंट्रोल ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ठीक है जी सर, ये बताया सर कि मिस्टर ए आपका रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा। ये सर डेफिनेशन दे दी रिलेटेड पार्टी कब इंडिविजुअल को और उसके रिलेटिव को माना जाएगा। फिर आगे बताया, इन द गिवन केस इन द एब्सेंस ऑफ द शेयर ओनरशिप मिस्टर ए वुड नॉट बी कंसिडर्ड टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ SP होटल लिमिटेड इवन दो देयर इज एन एग्रीमेंट हैविंग टू पावर टू मैनेज द कंपनी। सर कंपनी को मैनेज करने की पावर है, एक तरीके से वो एजेंट की तरह काम कर रहा है सर। ठीक है जी सर, further the fact that Mr. A does not have the ability to direct or instruct the board of director does not qualify him as a KMP। सर वो KMP भी नहीं। ठीक, KMP सर वो व्यक्ति होता है जिसके पास सर क्या होता है, पावर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर, पावर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्रोलिंग करने की, प्लानिंग करने की, मैनेज करने की, डायरेक्शन देने की। ठीक है जी सर, चलिए फर्स्ट का डी पढ़ेंगे। एज पर AS 19 लीज आपका दो टाइप का होता है, एक फाइनेंस लीज, एक ऑपरेटिंग लीज। ठीक, ऑपरेटिंग लीज वो लीज होता है जो अदर देन फाइनेंस लीज है। फाइनेंस लीज को AS 19 डिफाइन करता है कि फाइनेंस लीज वो लीज है जिसमें एक तो असेट का रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, और सर 5 एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें से कोई एक एग्जाम्पल क्वालिफाई हो जाता है। पहला एग्जाम्पल है जो असेट की ओनरशिप है वो लीज पीरियड के बाद ऑटोमेटिक लेसी को ट्रांसफर हो जाएगी। सेकंड एग्जाम्पल है सर जो लेसी है ना वो क्या करेगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लीज टर्म सर एक पेमेंट करेगा ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए, और वो पेमेंट जो होगी सर वो फेयर वैल्यू असेट से कम होगी। ठीक जी सर, थर्ड सर जितना लीज टाइम पीरियड है ना वो सब्सटेंशियल इक्वल टू है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट के। ठीक, असेट जो है वो स्पेशल नेचर की है एंड कैन नॉट बी यूज्ड बाय ए पर्सन अदर देन द लेसी विदाउट एनी मेजर मॉडिफिकेशन। ठीक, और फिफ्थ है सर आपका जो भी लेसी पेमेंट करेगा ना लेसर को असेट के अगेंस्ट, उन सब की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो सर सब्सटेंशियल इक्वल टू होनी चाहिए सर, किसके बराबर, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट के बराबर। ठीक जी सर, चलिए पांचों में से कोई एक एग्जांपल फिट बैठता हूं और साथ में सर आपका असेट के अगेंस्ट जो रिस्क एंड रिवार्ड वो ट्रांसफर होता हो। ठीक, अक्षत इंटरनेशनल लिमिटेड हैज गिवन ए मशीनरी ऑन लीज फॉर 36 मंथ। ठीक, अक्षत इंटरनेशनल ने सर क्या किया, एक मशीन लीज पे दी, कितने मंथ के लिए, 36 मंथ के लिए। ठीक है, एंड इट्स यूजफुल लाइफ इज 60 मंथ्स।
3 साल के लिए लीज पे दी है और उसकी जो यूजफुल लाइफ है सर वो आपका 5 ईयर है, ठीक। कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द मशीन इज 5 लाख, ठीक है। द अमाउंट विल बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब सर यहाँ पे ना क्वेश्चन में ना एक छोटा सा गैप है, कितना अमाउंट पे किया वो नहीं बताया, सिर्फ ये बता दिया कि जो भी अमाउंट आप पे करोगे वो इक्वल पे करोगे 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में, ठीक। एंड द लेसी विल रिटर्न द मशीनरी टू द लेसर एट द टर्मिनेशन ऑफ द लीज। लीज के टर्मिनेट होने के बाद लेसी क्या करेगा, असेट को लेसर को वापस कर देगा, ठीक है। तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही ऑटोमेटिक, और सर आपका ओनरशिप ट्रांसफर करने का ऑप्शन भी नहीं दिया जा रहा, ठीक। द अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर इज 50,000, ठीक है। IRR of the investment is 10% and present value of the annuity factor of 1 due at the end of the 3 year 10% के हिसाब से सर कितना 2.4868 है, और PV सर थर्ड ईयर के बाद कितनी है 10% के हिसाब से 7.7513, ठीक। You are required to comment with reason whether the lease constitute finance lease or operating lease. If it is a finance lease, calculate unearned finance income. आइए पहले हम लोग लीज को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। बेटा एक ऐसा ही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल वगैरह में, मतलब इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशन में बोल दूंगा मैं, ठीक है। पब्लिकेशन में होता है जहां पे ना क्वेश्चन खुद स्पेसिफाई कर देता है कि जो लेसर है ना वो लीज पेमेंट उतनी लेगा जितनी फेयर वैल्यू ऑफ द असेट में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआर भी हम घटा देंगे तो एटलीस्ट उतनी लीज पेमेंट वो लेगा ही लेगा, ठीक है। ऐसे लिखा होता है साहब, लेकिन कई क्वेश्चनों में, बल्कि मैं बोलूंगा मैक्सिमम क्वेश्चनों में सर सिर्फ यही लैंग्वेज लिख देता है। अब यहाँ पे अमाउंट तो आइडेंटिफाई कर नहीं रखा, लेकिन हम कॉमन सेंस से सोचें तो लेसर अगर किसी असेट को 5 लाख की फेयर वैल्यू की एसेट को लीज पे देता है और 3 साल के बाद सर उस असेट से वो कितनी रिकवरी कर पा रहा है, सर 3 साल के बाद वो उस असेट से 50,000 की रिकवरी कर पा रहा है 3 साल के बाद, तो इसकी पीवी कितनी है सर 0.7513, थ्री सेवन 565। बात सुना ध्यान से, एक लेसर के पास असेट है जिसकी फेयर वैल्यू 5 लाख है, उसने लीज पे दे दिया, और लीज पे देने के बाद सर जब वो असेट को वापस लेके आ रहा है तो आज के दिन के हिसाब से अगर वैल्यू आइडेंटिफाई करे तो उसे 37565 की रिकवरी हो रही है। इसका मतलब बैलेंस रिकवरी वो कहाँ से करेगा, सर वो बैलेंस रिकवरी जो करेगा ना वो लीज पेमेंट से करेगा, ठीक है। तो जो लीज पेमेंट की पीवी वो कितनी आ जाएगी 462,435। तो हम एक एजम्पशन लिख देंगे कि इट इज एज्यूम दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल लीज पेमेंट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ द असेट एज रिड्यूस्ड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द यूजीआरबी, ठीक। आइए अब कितने परसेंट अमाउंट सर वो रिकवर करेगा लीज के रूप में, लीज पेमेंट के रूप में सर 92.487%। तो सर ये सब्सटेंशियली पार्ट है, ठीक। तो हम इसे क्या बोलेंगे फाइनेंस लीज बोलेंगे, ठीक। अब अगर ये फाइनेंस लीज है तो फाइनेंस लीज में सर लेसर की बुक्स में अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे कैलकुलेट होती है सर, ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब है सर एब्सोल्यूट अमाउंट में कितनी पेमेंटें हुई हैं, उसमें से हम लोग क्या करते हैं सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ग्रोस इन्वेस्टमेंट, मतलब जितनी एब्सोल्यूट अमाउंट में पेमेंटें हुई हैं उसकी पीवी निकाल लेते डिस्काउंट फैक्टर यूज करके, ठीक। तो यहाँ पे सर पीवी तो ऑलरेडी दे रखी है 5 लाख से और 50,000 से यूजीआर भी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे सर पहले ना एब्सोल्यूट अमाउंट में पेमेंट निकालेंगे 462,435। एन्युटी फैक्टर कितना है सर आपका 3 साल का 2.4868, तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे 2.4868 से, तो आपका एनुअल लीज रेंटल आ जाएगा सर, ये आ गया 1,85,955 आ गया, ठीक। जी सर, बल्कि अगर आप देखें ना 5.84 है तो 5.6 कर लेते हैं, ठीक। जी सर, अब बात सुनिए ध्यान से ना, लेसी जो पेमेंटें करेगा अगले 3 साल तक वो कितनी पेमेंटें करेगा 1,85,956, ठीक है। और साथ में सर जो लेसर है वो अपनी एसेट से रिकवर कितना करेगा 50,000, जी सर। तो ये आएगा सर आपका 557,868। तो ये ग्रोस इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आ जाएगा, एक सेकेंड, ये आपका ग्रोस इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आ जाएगा 6,07,956
868, ठीक। और अगर मैं इस अमाउंट की पीवी निकालूं तो ये पीवी आ जाएगी, इस अमाउंट की पीवी निकालूं तो सर आपका ये पीवी आ जाएगी, और दोनों को जोड़ दें तो सर नेट इन्वेस्टमेंट कितने के बराबर आ गई, 5 लाख के बराबर आ गई। तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ जाएगी। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का मतलब है ये वो इनकम है सर जो आने वाले टाइम में लेसर कमाएगा, ठीक। 1,07,867, 1,07,868 आएगा, सॉरी 8 है ना, हाँ जी सर। चलिए क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट पढ़ेंगे। हाई लिमिटेड एंड लो लिमिटेड वर अमलगमेटेड on and from 1st April 23, a new company Little Limited was formed to take over the business of the existing company, ठीक है जी सर। हाई लिमिटेड एंड लो लिमिटेड गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 23। ये सर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। अदर इन्फॉर्मेशन, 13% डिवेंचर होल्डर ऑफ हाई लिमिटेड एंड लो लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय लिटिल लिमिटेड बाय इशूइंग सच नंबर ऑफ 15% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर अभी 13% डिवेंचर थे, तो हाई लिमिटेड कितनी इनकम कमा रहा था डिवेंचर से, मतलब ऐसे बोलूँगा, हाई लिमिटेड के डिवेंचर होल्डर डिवेंचर से क्या इनकम कमा रहे हैं सर, 100 का 13%, सेम अमाउंट मेंटेन करने के लिए उतने क्या करने पड़ेंगे आपको, डिवेंचर इशू करने हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 100 इंटू 13% डिवाइड बाई 15%, सर 86.67 के डिवेंचर आ जाएंगे। ये आपका रुपीज इन लैख है, तो हम राउंड ऑफ कर देंगे सर इसको ना, 86.67 लाख आ गया, ठीक है जी सर। ऐसे सर अगर बात करें लो लिमिटेड के डिवेंचर होल्डर, लो लिमिटेड से जो डिवेंचर से इनकम कमा रहे हैं 30% के हिसाब से ये इनकम कमा रहे हैं, 15% के हिसाब से सर सेम अमाउंट कितने से आएगा, सर ये आ गया आपका 48.53 इन लैक्स, ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़े, हाँ जी सर। देखिए आगे क्वेश्चन क्या लिखता है, प्रेफरेंस शेयर ऑफ द टू कंपनी are issued equivalent number of 15% preference share of Little Limited at a price of 125 per share। ये देखिए सर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना उन्हें एक प्रेफरेंस शेयर मिलेगा, लेकिन कितने का मिलेगा सर, 125 के प्राइस पे मिलेगा। इसका मतलब सर 25 आपका न्यू कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा, ठीक। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब न्यू कंपनी की बुक्स हम बनाते हैं ना तो स्टूडेंट कहाँ कहाँ गलती करता है मैं आपको साथ साथ वो बताते चलूंगा, ठीक। सर बच्चा ना पीसी का अमाउंट कैलकुलेट करते हुए कभी गलती नहीं करता है, लेकिन सर जब हम लोग ना न्यू कंपनी में पीसी के अमाउंट को सेटल करते हैं तो बच्चा कई बार वहां पता क्या गलती करता है सर, वहां पे ना सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट अलग से आइडेंटिफाई नहीं करता। तो प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको ना पीसी कैलकुलेट करते उसके दो पार्ट कर लेने चाहिए, एक फेस वैल्यू और एक सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है जी सर। तो पीसी की अगर हम बात करें तो एच लिमिटेड, एल लिमिटेड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर दिए कितने 15%, आपका एक के बदले एक है, लेकिन इशू प्राइस क्या है 125 है, और फेस वैल्यू सर कितनी है यहाँ पे 100 है, तो आपका 3.2 ये लैक्स में है इंटू 125, सर 400 का अमाउंट आ गया, जिसके दो पार्ट बन जाएंगे, 320 से फेस वैल्यू और 80 से क्या आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर 175 है, 1.75 इंटू 125, 218.75, जिसमें आपका 175 फेस वैल्यू है, सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 43.75 है। चलिए
Little Limited will issue 4 equity share for each equity share of High Limited and 3 equity share for each equity share of Low Limited. The share are to be issued at 35 each, having a face value of 10. ठीक है जी सर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर दिए जाएंगे कितने सर? एच के केस में उसने बोला है 4 इक्विटी शेयर दिए जाएंगे आपका 1 के बदले में। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं सर? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सर आपका 100 फेस वैल्यू है तो 10 है, 10 शेयर है। ठीक है, कितने शेयर दिए जाएंगे सर? 4 1 के बदले में, और इशू प्राइस आपका 35 है। तो नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय न्यू कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी कितना आएगा? 40 इंटू 35 सर 1400 का अमाउंट आ गया, जिसमें से सर आपका 400 का फेस वैल्यू आएगा और बैलेंस सर 1000 से सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक जी सर। पीसी आ गई 1800। इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर दिए 3 के बदले 1, नहीं सर 1 के बदले 3, 3 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर। ठीक है, 1 के बदले 3 इक्विटी शेयर दिए और नंबर ऑफ शेयर सर आपके 8.5 है, इनटू आपका आएगा इशू प्राइस 892.5, जिसमें अगर मैं बात करूं फेस वैल्यू की 255 फेस वैल्यू है। $637.5 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है। एक बार पीसी देखेंगे जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। टोटल पीसी आ जाएगी 218.75 प्लस 892.5 सर, ये आ गया 4 टाइम 1.25। ठीक जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। ये 1800 थी पीसी। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज टू बी मेंटेन फॉर 2 more ईयर। अगर सर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, तो भी हम क्या करते हैं? स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट करते हैं। ठीक है जी सर। आपने सर क्या करना? बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर द अमलगमेशन हैज बीन कैरिड आउट इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक, आइए स्टेप वाइज बात करते हैं। पहला स्टेप सर क्या रहेगा? कैलकुलेट पीसी। ठीक, हमने पीसी कैलकुलेट कर दी। ठीक, सेकंड स्टेप सर, अगर क्वेश्चन ने जर्नल एंट्री मांग रखी होती तो सर उस केस में बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं सर? सन्ड्री असेट एट एग्रीड वैल्यू टू सन्ड्री लायबिलिटी एट एग्रीड वैल्यू टू बिजनेस परचेज, और डिफरेंस गुडविल या कैपिटल रिजर्व में आ जाता। ठीक, थर्ड एंट्री में सर हम लोग क्या करते हैं? पीसी को सेटल कर देते, तो सिक्योरिटी वगैरह का अमाउंट हम वहां पे अलग से लिख लेते हैं। फोर्थ एंट्री में सर हम क्या करते हैं? लायबिलिटी को सेटल करते हैं। ठीक जी सर। लेकिन जब भी क्वेश्चन में ना डायरेक्ट बैलेंस शीट मांग रखी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। अब शॉर्टकट क्या कहता है? शॉर्टकट ये कहता है सब, जो आपका पीसी पेड का अमाउंट है उसका कंपैरिजन कीजिए नेट असेट के साथ। यहाँ पे कोई अमलगमेशन एक्सपेंसेस वगैरह नहीं दे रखे, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दे नहीं रखे। अगर दे रखे तो सर उसको भी कंसिडर करते हैं। ठीक, 2-3 चीजें सर, जैसे आपका स्टॉक रिजर्व हम एक केस में कंसिडर करते हैं। ठीक, तो वो सारी बातें आपको पता है, हम उन सबको कंसिडर करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में सर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। एक दो बातें और, जब आप शॉर्टकट अप्लाई करते हैं तो कुछ बातें आपने ध्यान देनी है। शॉर्टकट के टाइम पे सर आपका जो कॉन्ट्रा बैलेंस होता है वो सर उसमें नहीं आ पाता, इसलिए आपको अलग से कॉन्ट्रा बैलेंस कैंसिल करना है। सेकंड, जो स्टैट्यूटरी रिजर्व होते हैं सर, वो आपको क्रिएट करने होते हैं, वो आपके शॉर्टकट में नहीं आ पाते, वो आपको अलग से ध्यान रखना। ठीक, कभी कभी सर क्या होता है, क्वेश्चन आपको ये कहेगा कि नई कंपनी ने क्या किया, कुछ और शेयर इशू कर दिया, तो आपको क्या करना सर? शॉर्टकट में वो सब चीजें नहीं आती, तो बैलेंस शीट बनाते हुए सर आपको इन बातों का ध्यान रखना। क्या क्या? देखिए, बैलेंस शीट बनाते हुए क्या कोई कॉन्ट्रा कैंसिलेशन है, उसका ध्यान रखना है, क्योंकि वो शॉर्टकट में नहीं आ पाएगा। क्या आपने स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट करने हैं? अगर है तो वो शॉर्टकट में नहीं आ पाएगा, हम उसे अलग से क्रिएट करेंगे। ठीक है सर, अगर नई कंपनी ने कुछ फ्रेश इशू किया है शेयर्स का, ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। एलोकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह सर आपको अलग से करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे सर एलोकेशन अलग से कर दिया। ठीक, आइए शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। पीसी पेड माइनस नेट एसेट, नेट एसेट किस पे आएगी? एग्रीड वैल्यू पे। सर एग्जाम के लिए अगर क्वेश्चन में एग्रीड वैल्यू ऑफ असेट
और लाइबिलिटी नहीं दे रखा तो हम लोग क्या करेंगे सर, जो भी पेबल वैल्यू है लाइबिलिटी के केस में और मार्केट वैल्यू असेट के केस में कंसीडर करेंगे। अगर मार्केट वैल्यू पेबल वैल्यू में नहीं है तो सर हम लोग क्या करेंगे, बुक वैल्यू भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो सर सन्ड्री असेट आ जाएगी यहाँ पे हाई लिमिटेड की, ये सारी की सारी कितना अमाउंट आ गया, ये अमाउंट सर इन्होंने टोटल करके नहीं दे रखा, कोई बात नहीं हम टोटल कर लेते हैं। 670 प्लस 475 प्लस 95 प्लस 415 प्लस 322 प्लस 35 प्लस 303, सर ये अमाउंट आ गया आपका 2315 असेट आ गई। इसमें से लाइबिलिटी माइनस करेंगे, क्या क्या माइनस करेंगे सर, देखिए आपका डिवेंचर एग्रीड वैल्यू कितने से सर 86.67, अनसिक्योर्ड लोन 50 है, क्रेडिटर सर 65 है, बीपी आपका 30 है। तो जो नेट असेट का अमाउंट है 2315 माइनस 86.67 माइनस 50 माइनस 65 माइनस 30, सर 2083.33 आ गया। सर पीसी पेड इन केस ऑफ आपका एच लिमिटेड कितने से 1800 से माइनस 2083.33, तो सर कैपिटल रिजर्व आ गया कितने से सर 283.33। ये देखिए सर यहाँ पे सारी वर्किंग कर रखी होगी, ये कैपिटल रिजर्व आ गया। ऐसे सर हम लोग क्या करेंगे सर, नेट असेट कंसिडर करेंगे आपका लो लिमिटेड की, ये पीसी पेड का अमाउंट है। ठीक है, ये असेट एट बुक वैल्यू आ गई क्योंकि एग्रीड वैल्यू नहीं दे रखी। सर लाइबिलिटी में डिवेंचर का अमाउंट चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अनसिक्योर्ड लोन और सन्ड्री क्रेडिटर है, अनसिक्योर्ड लोन नहीं है और बीपी नहीं है, तो क्रेडिटर माइनस कर देंगे। ये आपका एक सेकेंड, ये नेट असेट आ गई जी सर, तो डिफरेंस सर आपका यहाँ पे भी क्या आ गया, कैपिटल रिजर्व आ गया। ठीक जी सर, आइए अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर। अब हमें क्या करना, नई कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है। नई कंपनी की बैलेंस शीट हम किस बेस पे बनाएंगे, सबसे पहले सर आपने पता क्या करना है, इन दोनों बैलेंस शीट पे कांटा मार देना है, क्योंकि बच्चे का ध्यान अगर इन बैलेंस शीट पे रहेगा ना तो वो गलती करता ही करता है। हमें नई बैलेंस शीट कैसे बनानी है, अगर आपने एंट्री पास कर रखी है तो जो एंट्री आपने पास कर रखी है उसके बेस पर सर आप क्या करेंगे, न्यू बैलेंस शीट बना लेंगे। अगर सर आपने एंट्री पास नहीं कर रखी तो जो आपने वर्किंग कर रखी है उसके बेस पे आप क्या करेंगे, न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक जी सर, सुनिए मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले सर बैलेंस शीट में क्या आएगा सर, शेयर होल्डर फंड में आपका शेयर कैपिटल आएगा, जिसके अंदर सर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा। ठीक, तो अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी टोटल सर 400 ये है और 255 ये है, तो 400 प्लस 255 655 से सर इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चेक करते हैं सर 320 प्लस आपका 175 495, मैं एक बार टिक कर देता हूँ, ये हो गया, ये हो गया 495। चलिए ये शेयर आपने इशू किए हैं अदर देन कैश कंसिडरेशन, तो शेड्यूल 3 की सर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने डिस्क्लोजर भी दे दिया। ठीक है जी सर, इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं। सबसे पहले सर क्या आएगा आपका, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा कितने से सर 80 प्लस आपका 1000 प्लस आपका 43.75 प्लस आपका 637.5, सर 1761.25 सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। ठीक, उसके बाद सर कैपिटल रिजर्व आएगा जो हमने वर्किंग में निकाल रखा है, इन दोनों को जोड़ देंगे। ये देखिए सर कैपिटल रिजर्व आ गया। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आएगा क्योंकि स्टेचुरी रिजर्व आपको क्रिएट करने, 120 आ गया। अमलगमिशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आपने क्या किया होगा, स्टेचुरी रिजर्व की एंट्री पास की होगी। ठीक, तो अमलगमिशन एडजस्टमेंट रिजर्व सर जो है वो आप चाहो तो रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस करके दिखा सकते हैं, अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, नॉन करंट असेट में एज ए सेपरेट आइटम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर इन्होंने क्या किया है, उसे रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस करके दिखाया। आप एक नोट लिख के आ जाएंगे, अल्टरनेटिवली इट कैन बी डिस्क्लोज इनटू नॉन करंट असेट एज ए सेपरेट आइटम। ठीक जी सर, उसके बाद सर लाइबिलिटी की बात कर लेते तो 15% डिबेंचर आ जाएंगे, हम इन दोनों अमाउंट को जोड़ देंगे, 86.67 प्लस 48.53 सर 135.20। ठीक, उसके बाद सर आपका करंट लाइबिलिटी में देखिए वर्किंग पे चलते हैं, ये वर्किंग हमने सारी कर रखी जी सर। डिवेंचर हो गया जी सर, डिवेंचर से पहले सर अनसिक्योर्ड लोन दिखाएंगे
मतलब डिवेंचर के बाद अनसिक्योर्ड लोन दिखाएंगे, आई मीन टू से करंट लायबिलिटी से पहले अनसिक्योर्ड लोन भी दिखाएंगे। तो अनसिक्योर्ड लोन 50 से आ जाएगा आपका, डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखा रखा है, ये देखिए, ठीक है जी सर। उसके बाद करंट लायबिलिटी में सर क्रेडिटर आपका 100 से आ जाएगा, बीपी आपका 30 से आ जाएगा, 130, ठीक जी सर। असेट साइड में सर सबसे पहले क्या आएगा सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर ये दोनों आइटम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आ जाएंगी, ये देखिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर इन्वेस्टमेंट दे रखी है, अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कह रखा होता तो हम इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट को सर क्या मान के चलते, लॉन्ग टर्म मान के चलते, ठीक है जी सर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपका इन्वेस्टमेंट आएगी सर नॉन करंट, ठीक है। ये बाकी सारी आइटम सर आपकी करंट असेट में आ जाएगी जुड़ के, ठीक है जी सर। और यहाँ पे सर आपकी बैलेंस शीट फाइनली टैली हो जाएगी। चलें जी सर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब आप न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपने पुरानी बैलेंस शीट में नहीं देखना है। सेकंड बात सर, जब भी आप पीसी को सेटल करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम का हमेशा ध्यान रखना है। थर्ड बात सर, अगर मान लो शॉर्टकट के बेस पे आप गुडविल कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते हैं तो चेक करें कि क्या कोई कॉन्ट्रा बैलेंस है, तो उसे सर बाद में कैंसिल करें बैलेंस शीट बनाते हुए। अगर कोई आपने नई शेयर कैपिटल इशू की है तो उसका सर इम्पैक्ट कंसिडर करें, ठीक है सर। अगर कोई स्टेचुटरी रिजर्व क्वेश्चन नहीं दे रखा है तो आप उसे क्या करेंगे सर, क्रिएट करेंगे, ठीक जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पढ़ेंगे। सर ये क्वेश्चन आपका बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी का क्वेश्चन है। बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी से हम लोग सर कॉल का पैसा तब मंगाते हैं जब सर अपने जो करंट शेयर होल्डर होते हैं और ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी जो है अपने पूरा पढ़ रखा होगा उसको, ठीक है, उससे पैसा नहीं आ पाता, ठीक। बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी में सर हम पैसा कितना मंगाएंगे सर, जिस दिन शेयर ट्रांसफर हुए थे उस दिन उनके हिस्से में लायबिलिटी कितनी है, और अनकॉल्ड कैपिटल विच एवरेज लोअर, ठीक। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर सर शेयर ट्रांसफर करने वाले ने पार्टली पेड अप शेयर ट्रांसफर किए हैं बिफोर 1 साल से पहले सर, आपका जिस दिन लिक्विडेशन हुआ उससे बैक में 1 साल जाएंगे, उससे पहले शेयर ट्रांसफर किए हैं तो सर वो बी लिस्ट में नहीं आएगा, ठीक जी सर। इन ए वाइंडिंग ऑफ ए कंपनी क्रेडिटर रिमेन अनपेड, ठीक है। द फॉलोइंग पर्सन हैड ट्रांसफर देयर होल्डिंग बिफोर वाइंडिंग अप, ठीक है, DEHGK, ठीक, HJK। द शेयर वर रुपीज ऑफ 100 ईच, रुपीज 80 बीइंग कॉल्ड अप एंड पेड अप ऑन द रेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। 80 सर आपका कॉल्ड अप एंड पेड अप है, 20 अनकॉल्ड है, ठीक है। ए मेंबर जी हु होल्ड 200 शेयर डाइड ऑन 28 फरवरी, यहाँ पे मैं बीच में एक बार 28 फरवरी लिख लेता हूँ। When the amount due to creditor was 16,000, उस दिन जो अमाउंट ड्यू था वो 16,000 था। His share were transmitted to his son X। देखिए सर, अगर डेथ की वजह से ट्रांसफर होते हैं तो बिल इस कॉन्ट्रीब्यूटरी में नहीं आता, लेकिन हाँ सर एज ए करंट शेयर होल्डर क्या करना पड़ेगा सर, अगर एक्स के कोई ड्यू है तो वो उसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है जी सर। इस नोट को इंस्टीट्यूट ने भी सर लिख रखा है, मैं आपको रीड करा देता हूँ। X to whom share were transmitted on damage of his father G would be liable as an existing member contributory। सर वो बी लिस्ट में नहीं आएगा, लेकिन एज ए एग्जिस्टिंग मेंबर सर उसे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक। He stepped into the shoe of his deceased father under section 430। His maximum liability would be 20 per share on 200 share received on transmission for 4,000। अच्छा ये कैलकुलेशन करने के बाद उसने बताया होगा, कर लेंगे इसके ऊपर चर्चा हम लोग ने, ठीक है। उसने लाइबिलिटी कितनी थी, 16,000 थी, ठीक है। और वाज द ट्रांसफरी ऑफ शेयर हेल्ड बाय जे, ठीक है सर। इसका ट्रांसफरी आपका कौन था, आर पे 20 पर शेयर एज कॉल इन एडवांस इमीडिएटली ऑन बिकमिंग ए मेंबर। अच्छा इसका मतलब इन शेयर के अगेंस्ट पूरी पेमेंट आ चुकी है तो सर हम इनसे कॉल नहीं करेंगे। द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी कमेंस्ड ऑन 1 फरवरी, 1 फरवरी से पहले जो ट्रांसफर है सर वो भी बाहर हो जाएंगे। Then the liquidator made a call on the present and past contributory to pay the amount। You are required to quantify the maximum liability of the transfer of share mentioned in the above table। आइए सर पहले हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन आपका बी लिस्ट या एग्जिस्टिंग मेंबर में आता है। ई सर G/X H और K आपका
ई G/X H और K, ठीक, ये इनके आउटस्टैंडिंग शेयर आ गए, ठीक है। चलिए देखिए सर, सबसे पहले लायबिलिटी 13,500 है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, ये जो शेयर होल्डर है इनके रेशो में एलोकेट कर देंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं जी के पास सर, जो उसने अपने सन एक्स को ट्रांसफर कर दिया ऑन डेथ 200, तो 4 to 7 10 के रेशो में से एलोकेट कर लेंगे 13,500 को। ये देखिए 4 to 7 10 के रेशो एलोकेट कर लिया, ठीक जी सर। उसके बाद सर अगर आप देखेंगे तो लाइबिलिटी एज ऑन बैलेंस है, तो डिफरेंस 3500 का है, जिसमें सर ई रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि ई पहले ही अपने से ट्रांसफर कर चुका। 3500 किस में बांटेंगे सर, हम एक्स में, एच में और के में, किस रेशो में सर, 2 7 और 10 के रेशो में। ये देखिए 2500 एलोकेट कर लिया, किस ने, मतलब हम लोग एलोकेट करेंगे किस में, एक्स में, एच में और के में, किस रेशो में, 2 7 10 के रेशो में। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना सर, 28 फरवरी को जी की डेथ हो गई है, उसके शेयर सर एक्स के पास चले गए, तो एक्स सर एज ए करंट कॉन्ट्रीब्यूटरी बन जाएगा। और करंट कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब सर क्या है कि इसके बाद की लाइबिलिटी में भी उसका हिस्सा रहेगा ही रहेगा, इसके बाद की लाइबिलिटी में सर क्या रहेगा, उसका हिस्सा रहेगा ही रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सर 28 फरवरी तक की लाइबिलिटी हमने एलोकेट कर दी, हाँ जी। 15 मार्च तक सर लाइबिलिटी 19,000 होगी, तो 3,000 किस में बटेगा सर, अगेन बटेगा आपका एक्स में, आपका एच में और के में, 2 7 10 के रेशो में। ये देखिए 3,000 अगेन बटेगा 2 7 10 के रेशो में। चले जी सर, आइए इसके बाद देखिए सर आपका फर्दर लाइबिलिटी कितने की, 12,000 की। अब ये किस में एलोकेट होगा सर, देखिए मिस्टर एक्स एज ए एग्जिस्टिंग मेंबर सर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा हम समझ गए, जैसे ई ने अपने शेयर ट्रांसफर किए थे, ई तो बाहर हो गया, हाँ जी, लेकिन सर एक्स तो करंट मेंबर है ना जी, तो 12,000 को सर आप एलोकेट करेंगे 2 और 10 के रेशो में। ये देखिए सर 2 और 10 की रेशो में, ठीक जी सर। अब हम क्या करें सर, यहाँ पे टोटल कर लेंगे, ये अनकॉल्ड अमाउंट आ गया, ठीक। तो लोअर क्या है, 2348 3753 6134 18765, ठीक जी सर। आइए यहाँ पे सर ये जो 4,000 की लाइबिलिटी लिखी सर, ये मैक्सिमम लाइबिलिटी उसकी, देखिए लिख रखा ना जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थर्ड का ए पार्ट पढ़ेंगे, पढ़िए जल्दी से। देखिए क्या लिखता है, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग कैश क्रेडिट अमाउंट आर एनपी और नो, ठीक। सैंक्शन लिमिट सर 60 लाख 45 लाख है, ड्रॉइंग पावर सर अंडर सैंक्शन लिमिट है, ठीक है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग सर आपका ड्रॉइंग पावर के अंडर है, ठीक है। इंटरेस्ट डेबिट किया सर आपने 384 और 240, सर जितना इंटरेस्ट हमने डेबिट किया है एटलीस्ट 90 डेज के अंदर सर उतना अमाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सर अगर आप देखेंगे तो आपका क्रेडिट नील है, तो ये आपका एनपीए बन जाएगा, और सर यहाँ पे क्रेडिट आपका डेबिट से ज़्यादा है, तो ये आपका नोट एनपीए बन जाएगा। चलें जी सर, देखिए एनपीए नोट एनपीए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ एन बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 23। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट सर आपका ओपनिंग रिबेट का अमाउंट दे दिया, ठीक है। डिस्काउंट रिसिप्ट का अमाउंट दे दिया, ठीक है। ये सर वो बिल है जो ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या किए, डिस्काउंट किए, बट मैच्योर अगले साल होंगे। तो सर जितनी इनकम इन बिल के ऊपर अगले साल से रिलेटेड है, हम उसे क्या करेंगे, एज ए अनअर्न्ड इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे, किस नाम से, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट के नाम से, ठीक। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23 एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, द रेट ऑफ डिस्काउंट शैल बी 10% पर एनम। देखिए सबसे पहले सर आपका ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट सर इसे हम कैंसिल कर देंगे, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 78566 है, ठीक जी सर। उसका सर हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग रिबेट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, 290 है आपका, ड्यू डेट कब की, 1 जून की, तो 30 अप्रैल के, 31 मई के और 1 जून का 62 डेज का सर आपका रिबेट का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा इसके ऊपर, जो अगले साल से बिलोंग करता है, ठीक जी सर। आगे सर 62
69, 82, 92, 96। आइए मैं एक बार डेट टिक करा देता हूँ। 69, 82, 92, 96। ठीक, ये रिबेट का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, ये क्लोजिंग रिबेट का अमाउंट आ गया। हम एंट्री क्या पास करेंगे सर? हम एंट्री पास करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, कितने से? 71723 से। ठीक है जी सर। डिस्काउंट इनकम को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, कितने से? 160572। सर करंट ईयर की में हम क्या करेंगे सर? फर्स्ट डे पे करंट ईयर के ओपनिंग रिबेट को कैंसिल कर देंगे, तो इससे अपनी करंट ईयर की इनकम बढ़ जाएगी। और क्लोजिंग रिबेट को सर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, कितने अमाउंट से? 71723 से। तो सर ये अपनी डिस्काउंट इनकम है जो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। ये क्वेश्चन आपका बायबैक का क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखता है। पी लिमिटेड ए नॉन लिस्टेड कंपनी हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31 मार्च 23। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया आपका। रिजर्व एंड सरप्लस में सर जनरल रिजर्व आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, पिंडल अकाउंट आ गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व आ गया। सर रिवैल्यूएशन रिजर्व को हम लोग आपका फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं होता, इसलिए डेट इक्विटी रेशियो कंसीडर नहीं करते। ठीक, लोन फंड आ गया 42 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बाय डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी bought back इन द लाइट ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन व्हेन द ऑफर प्राइस फॉर बायबैक 30 पर शेयर। तब मैं इस क्वेश्चन को ना पहले प्रॉपर सोल्व कराऊंगा और फिर एक शॉर्टकट बताऊंगा आपको ना। सर शॉर्टकट आपने ना एग्जाम के लिए सर क्या करना है? क्रॉस टैली के लिए रखना है एग्जाम में ना, उसे यूज नहीं करना आई मीन टू से ना, क्योंकि सर उसमें ना स्टेप गायब हो जाते हैं सारे के सारे ना, तो मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए आप क्या करेंगे? शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ क्रॉस टैली के लिए रखेंगे, और शॉर्टकट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक, देखिए सर जो बायबैक जब आप करते हैं तो बायबैक होने के बाद जो डेट इक्विटी रेशियो की बात होती है वो पोस्ट बायबैक होती है। ठीक, तो देखिए पोस्ट बायबैक क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो डेट अपना 42 लाख का रहेगा। बिल्कुल ठीक है। कोई नया लोन तो नहीं लिया? नहीं सर। करंट इक्विटी कितनी है अपनी? सर 30 लाख प्लस 32 लाख 50,000 प्लस 6 लाख प्लस 430। सर करंट इक्विटी है 72 लाख 80,000। पोस्ट बायबैक सर जो अपनी इक्विटी है वो एटलीस्ट 21 लाख होनी चाहिए। बात सुन में आई? हाँ जी सर। क्योंकि सर ये जो टेस्ट है ना ये आप ना बायबैक करने के बाद करते हैं। ठीक, तो पोस्ट बायबैक सर अपनी जो इक्विटी है वो 21 लाख होनी चाहिए। तो अपने पास सर कितने अमाउंट तक बायबैक का स्कोप है? देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से ना। सर अभी करंट इक्विटी है 7280, क्या नई इक्विटी इशू की है? नहीं सर। ठीक जी सर। अब इसमें से सर हमें क्या करना पड़ेगा सर? क्योंकि हमने नई इक्विटी इशू नहीं की है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? जितनी फेस वैल्यू के बराबर हम लोग इक्विटी शेयर का बायबैक करेंगे उतनी फेस वैल्यू के बराबर सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट सीआरआर सर आपका एक्स और बायबैक अमाउंट वाई। ठीक, 72,80,000 सर अपनी करंट इक्विटी है। इसमें से मैं अगर सीआरआर का अमाउंट घटा दूं तो ये बैलेंस जो है 21 लाख से कम नहीं होना चाहिए। आई मीन टू से आउट ऑफ 7280 में से सीआरआर का अमाउंट घटाने के बाद मैं सर अगर 21 लाख का अमाउंट घटा दूं तो उतना अमाउंट सर बायबैक के लिए यूज कर सकता हूं, दैट इज इक्वल टू वाई। ठीक जी सर। आइए ये एक इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन और लगाते हैं। सर वाई क्या है? सर बायबैक का अमाउंट। अगर मैं बायबैक के अमाउंट को बायबैक प्राइस से डिवाइड कर दूं दैट इज 30, तो क्या निकल के आ जाएगा सर? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक। अगर मैं उसे सर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा सर? फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक दैट इज अमाउंट ऑफ सीआरआर। बिल्कुल ठीक है। तो y इक्वल टू 3x। अब y की वैल्यू सर यहाँ पुट करते हैं तो 72,80,000 माइनस 21 लाख। ये सर x उस साइड जाएगा तो आपका ऐड हो जाएगा और ये 3x के बराबर है, तो डिवाइड बाई सर 4। सर 12,95,000 की फेस वैल्यू का अमाउंट आपका सीआरआर आ गया, x का अमाउंट आ गया है। तो y का अमाउंट कितने से आएगा सर? 38,85,000। फेस वैल्यू कितनी सर? 10 रुपीज़ है, तो 1,29,500 शेयर आ गए। या मैं कह सकता हूँ साहब बायबैक प्राइस मतलब बायबैक के अमाउंट को बायबैक के प्राइस से डिवाइड कर देता हूँ। 38,85,000 डिवाइड बाई बायबैक प्राइस, तो सेम नंबर आ जाएंगे। चलिए जी सर आइए एक बार मैं टिक करा देता हूँ।
ये देखिए, ये इक्वेशन बना रखी, ठीक है जी सर। आइए अब मैं बात करता हूँ शॉर्टकट की। शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, आपके पास करंट अमाउंट ऑफ इक्विटी कितना है सर, 72,80,000। इसमें से पोस्ट बाईबैक एटलीस्ट इक्विटी कितना होना चाहिए सर, 21 लाख। इसे डिवाइड कर दो सर फेस वैल्यू प्लस बाईबैक प्राइस। फेस वैल्यू कितनी है 10, बाईबैक प्राइस कितना 30। तो 72,80,000 माइनस 21 लाख डिवाइड बाई 40, सर 129,500 का अमाउंट आ जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 129,500 के। तो आप ना क्रॉस टैली के लिए सर इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक है जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फोर्थ का ए पार्ट पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये क्वेश्चन आपका सर पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और ओल्ड बुक्स का क्वेश्चन है। तो ओल्ड बुक्स में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है ट्रांसफर ऑल आइटम ऑफ बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू इनटू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं सर, असेट को बेचते हैं। स्टेप 3 में लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं। और कई बार सर हम लोग क्या करते हैं, कंबाइंड बिजनेस बेच देते हैं, बिजनेस का एक मेजर हिस्सा बेच देते हैं। तो उस केस में सर हम लोग क्या करते हैं, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट या न्यू फॉर्म या वेंडर अकाउंट डेबिट टू सर अपना रियलाइजेशन अकाउंट आ जाता है, ठीक जी सर। उसके बाद सर हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर उसे पे करते हैं। जो हमने वेंडर को सर बिजनेस का पार्ट बेचा है, बिजनेस बेचा है, उससे सर एज पर एग्रीमेंट या तो कैश लेते हैं या सिक्योरिटी लेते हैं, ठीक। उसके बाद सर हम लोग क्या करते हैं, पैकिंग अप करते हैं। पहले किसे पैक करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को। जो भी सर रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट और लॉस होता है उसे पार्टनर की कैपिटल में पीएसआर में एलोकेट कर देते हैं, ठीक जी सर। उसके बाद सर क्या करते हैं, जो सिक्योरिटी अपने पास जो कैश एंड बैंक है उसे ना फाइनल रेशो निकाल के उसमें एलोकेट कर देते हैं, ठीक। फाइनल रेशो का मतलब क्या है कि जो पार्टनर के फाइनल बैलेंस आएंगे। लेकिन कभी कभी सर क्वेश्चन में ना क्वेश्चन खुद कह देता है कि आपने इक्विटी शेयर ऐसे बांटने हैं, प्रेफरेंस शेयर ऐसे बांटने हैं, ये वाली सिक्योरिटी ऐसे बांटनी है। तो उस केस में सर जैसे क्वेश्चन कहेगा हम उसे ऐसे एलोकेट करेंगे और जो डिफरेंस आएगा सर वो कैश एंड बैंक के थ्रू एडजस्ट कर देंगे, ठीक। चलिए, ओम साई एंड राधे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ ए बिजनेस एज टू 3:2:1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी सर। देयर बैलेंस शीट दे दी। द पार्टनर डिसाइडेड टू कन्वर्ट देयर फर्म इनटू ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। सर पार्टनर डिसाइड किया कि वो अपनी फर्म को एक कंपनी में कन्वर्ट करेंगे। फॉर दिस पर्पज एबीसी लिमिटेड वाज फॉर्म विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू ₹100 इक्विटी शेयर्स, ठीक। 100 का एक इक्विटी शेयर है। द बिजनेस ऑफ द फर्म वाज सोल्ड टू द कंपनी एट द डेट ऑफ द बैलेंस शीट गिवन अबव ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सर बिजनेस बेच दिया, किस बेस पे, मोटर कार, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, लूज टूल, डेटर एंड कैश आर नॉट टू बी टेकन ओवर बाय द कंपनी। प्लीज ध्यान देना, एक तो मोटर कार, ठीक है, एक फर्नीचर, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लूज टूल्स, ठीक है, डेटर, ठीक है, एंड कैश। सर ये नई कंपनी ने नहीं लिए, ठीक है। लाइबिलिटी फॉर द बिल पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट आर टू बी टेकन ओवर बाय द कंपनी। लाइबिलिटी में सर एक तो बीपी और एक बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सर कंपनी ने ले ली है, ठीक है जी सर। तो लैंड बिल्डिंग कंपनी ने ले ली, मशीनरी कंपनी ने ले ली, स्टॉक कंपनी ने ले लिया। मैं रेड से टिक कर रहा हूँ जो जो कंपनी लेके गई, ठीक है, बीआर, ठीक। बाकी तो करंट अकाउंट और डेबिट बैलेंस और पी&एल अकाउंट, ठीक। द परचेज प्राइस इज सेटल्ड एट 1,95,500 पेबल एज टू 75,500 इन कैश एंड द बैलेंस इन कंपनी फुली पेड अप शेयर ऑफ ₹100 ईच। सर देखिए, पीसी पेड और नेट एसेट का जो डिफरेंस है वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा, लेकिन वो नई कंपनी के लिए आएगा। क्वेश्चन की सर जो रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रीपे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, एबीसी लिमिटेड अकाउंट एंड शेयर इन एबीसी लिमिटेड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सर यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में आपसे लेजर मांग रखे हैं, तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा, वो न्यू बुक्स में आता है, ठीक है जी सर। आगे पढ़िए, क्वेश्चन क्या लिखता है। द रिमेनिंग एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म आर डायरेक्टली डिस्पोज्ड ऑफ बाय द फर्म एज पर द डिटेल गिवन बिलो। सर जो रिमेनिंग एसेट और लायबिलिटी बचेगी सर उनको ऐसे करके सेटल किया है। यहाँ पे ध्यान देना, राधे का लोन है वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक। इक्विटी शेयर रिसीव्ड फ्रॉम द वेंडर कंपनी आर टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब सर जो पीसी पेड है कितनी टोटल
195,500, जिसमें 75,500 का सर क्या है, कैश है। तो 1,20,000 सर क्या है, बैलेंस इन इक्विटी शेयर। ठीक, इसे सर कैसे एलोकेट कर लिया, सर पीएसआर में एलोकेट कर लिया। ठीक, 3, 2, 1, तो 60,000, 40,000 और 20,000। ठीक, अब यहां पे देखिए सर, जो फाइनल सेटलमेंट है उसमें बटने के लिए दो चीजें हैं, एक तो कैश एंड बैंक है और एक नई कंपनी के इक्विटी शेयर है। क्वेश्चन ने खुद कह दिया कि नई कंपनी के इक्विटी शेयर आपने ऐसे एलोकेट करने हैं, तो बैलेंसिंग फिगर हम लोग क्या करेंगे सर, कैश एंड बैंक में एडजस्ट कर देंगे। ठीक, आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहाँ पे। हाँ जी, पहला, सबसे पहला पॉइंट क्या है सर, मतलब पहला स्टेप क्या रहेगा, ट्रांसफर ऑल आइटम ऑफ बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू इनटू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक, ये सारी की सारी असेट सर आपकी चली जाएंगी किसके अंदर, एक सेकेंड, कैसे नहीं आएगा ना, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। ठीक है जी सर, ये लाइबिलिटी सर आपके चले जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। ठीक, राधे का लोन से उसके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा बैलेंस। जनरल रिजर्व सर आपका पीएसआर में बढ़ जाएगा 10,500, आपका एक सेकंड 7,333 और 3,667। आइए ये देखिए, ये सारी की सारी असेट ट्रांसफर कर दी बुक वैल्यू पे, ये 4 लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दी। ठीक है, यहाँ आ जाओ, बाकी पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन का, ये देखिए। ठीक जी सर, ये कैपिटल का बैलेंस आ गया, ये जनरल रिजर्व बट गया, ये राधे का लोन आ गया। ठीक है, P&L का डेबिट बैलेंस है सर, 3:1 की रेशो में वो एलोकेट हो जाएगा। दैट इज 12,000 है, तो 6,000, 4,000 और 2,000। चले जी सर, आइए अब न्यू कंपनी को सर हमने क्या किया, जितनी एसेट लाइबिलिटी बेची है उसके बदले 195,500 आ गया, 195,500 न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पीसी। ठीक है जी सर, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एबीसी लिमिटेड का लेजर ओपन कर देंगे, जिसमें सर 195,500 डेबिट आ जाएगा और 120 के इक्विटी शेयर आ जाएंगे, बैलेंस कैश में ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखिए, ये शेयर आके, जिसे सर हम क्या करेंगे, ओम साई और राधे में 60, 40 और 20 एलोकेट कर दिया। ठीक है, एक सेकेंड, पार्टनर के जो करंट अकाउंट है एक बार वो भी ट्रांसफर कर देना। हाँ सर, पार्टनर के करंट अकाउंट भी ट्रांसफर हो जाएंगे। ये देखिए सर, राधे का करंट अकाउंट, अब हमने नई कंपनी से सर जो भी अमाउंट वगैरह आया था उसको रियलाइज कर लिया अभी। ठीक है, इक्विटी शेयर को बांट दिया, कैश को हमने क्या किया, कैश एंड बैंक में ट्रांसफर कर दिया, और ओपनिंग कैश का बैलेंस एक बार मैं टिक करा देता हूँ। ये देखिए सर, ये कैश एंड बैंक ट्रांसफर हो गया एबीसी से। ठीक जी सर, आइए पहला पॉइंट सर हो चुका है, सेकंड पॉइंट हो चुका है, थर्ड पॉइंट हो चुका है, फोर्थ पॉइंट में वो असेट और लाइबिलिटी जो नई कंपनी नहीं लेके गई उसका हिसाब किताब करते। देखिए, इन्वेस्टमेंट को सर ओम ने ले लिया 13,000 से, तो हम एंट्री क्या करेंगे, ओम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 13,000 और बाई ओम्स कैपिटल आएगा 13,000। ठीक जी सर, डेटर सर आपका 20,000 से रियलाइज हो गए हैं, मोटर कार, फर्नीचर एंड लूज टूल फैच 24,000, 4,000, 1,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये कैश एंड बैंक में आ जाएंगे चारों अमाउंट। ओम एग्री टू पे हिज वाइफ लोन। ठीक है, तो सर रियलाइजेशन अकाउंट है टू ओम्स कैपिटल अकाउंट, ये देखिए 15,000, 15,000। ठीक, ये सर आपकी चारों आइटम कैश में आ गई, 49,000 सर कैश एंड बैंक में अमाउंट आ जाएगा। द क्रेडिटर वर पेड 94,000 इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500। ठीक है,
तो रिलाइजेशन टू बैंक आ जाएगा 94,000 क्रेडिटर का और 500 एक्सपेंसेस का। कैश एंड बैंक, ठीक जी सर। एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, एक बार ना बुक्स चेक करेंगे कि कोई ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं है जिसकी सेटलमेंट के बारे में क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कह रखा और उस लाइबिलिटी को नई कंपनी में नहीं लेके गई। अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी तो हम लोग क्या करेंगे, बुक वैल्यू पे करेंगे, ठीक जी सर। देखिए आपका बीपी और बैंक कोडी नई कंपनी लेके चली गई है तो उनका इंपैक्ट पीसी में आ चुका होगा। क्रेडिटर के बारे में क्वेश्चन ने कह दिया, मिसिज ओम्स लोन के बारे में क्वेश्चन ने कह दिया, राजेश लोन के बारे में क्वेश्चन ने कह दिया, ठीक जी सर। चलिए अब हम क्या करेंगे सर, रिलायंस अकाउंट को क्लोज करेंगे और जो भी रिलायंस का प्रॉफिट और लॉस है, प्रॉफिट आ गया उसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पीएसआर में ट्रांसफर कर देंगे। ये लो जी, फाइनल सर जो भी बैलेंस आएगा उसे कैश के साथ सेटल कर देंगे। चलिए जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, एलएलपी का, इसे आप खुद से रीड कर लेंगे। क्वेश्चन 5th का ए पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन होता है। पढ़ेंगे 5th का ए। देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है, एच लिमिटेड एक्वायर्ड 64,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इन एस लिमिटेड एज ऑन 1 अक्टूबर 22। बेटा बड़ी तसल्ली से क्वेश्चन को कराऊंगा मैं और ये भी बताऊंगा कि आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ठीक जी सर। सबसे पहले सर हम लोग डायग्राम बनाएंगे। अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 3 को, और स्टार्ट कब हो रहा है सर, 1 अप्रैल 22 को, और जो एच ने शेयर एक्वायर किए वो कब एक्वायर किए, 1 अक्टूबर को। कितने, 64,000 इक्विटी शेयर। एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 23। इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया, जनरल रिजर्व दे दिया, पीएनएल अकाउंट का बैलेंस दे दिया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे दिया। सर 1 अप्रैल का बैलेंस है तो कैपिटल नेचर का बैलेंस आ जाएगा। जनरल रिजर्व का भी सर 1 अप्रैल का बैलेंस है, कैपिटल नेचर का बैलेंस आ जाएगा, ठीक। बैंक ओडी दे दिया, बीपी दे दिया, ट्रेड पेबल दे दिया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बीआर, कैश इन हैंड, ठीक जी सर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द P&L अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 120 ऑन 1 अप्रैल 22। P&L 120 से। एस लिमिटेड पेड ए डिविडेंड ऑफ 10% आउट ऑफ द सेम ऑन 1 नवंबर। ओके सर, 1 नवंबर को एस ने क्या किया, डिविडेंड पे कर दिया, किस रेट से, 10% से। दैट इज आपका अमाउंट आ जाएगा सर 80,000। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। द डिविडेंड वाज करेक्टली अकाउंटेड फॉर बाय एच लिमिटेड। प्लीज ध्यान देना सर, रेक्टिफिकेशन की बात तब आती है जब कंपनी ने गलती कर रखी होती है। गलती का मतलब क्या है कि एच लिमिटेड को जो डिविडेंड मिला है, अगर एच ने सर उसे P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ठीक, यहां पे सर उसने करेक्टली ट्रीटमेंट कर रखा, इसका मतलब क्या है सर, उसने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उसे एडजस्ट कर लिया हुआ, ठीक है जी सर। तो ऐसे केस में सर हम लोग रेक्टिफिकेशन की एंट्री नहीं डालेंगे। द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एस लिमिटेड विच स्टूड एट 6 लाख ऑन 1 अप्रैल 22 was considered worth 520 on the date of acquisition by H लिमिटेड, ठीक। और एस ने सर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10% के हिसाब से चार्ज किया है। देखिए फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने से सर, 520 से। चले जी सर। अच्छा, डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से एक बार चेक कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 540 है, ओपनिंग बैलेंस 6 लाख था, तो बिल्कुल 10% के हिसाब से, ठीक। आपने सर क्या करना, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है जी सर। आइए, एग्जाम के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो हमें क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना चाहिए, क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना चाहिए। देखिए बेटा, होल्डिंग में अगर आप देखेंगे ना तो सारी चीजें जोड़नी होती है एक तरीके से, ठीक है। मेन वर्किंग होती है सर आपकी सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट का एलोकेशन,
ठीक। तो कई बार बच्चा क्या करता है, सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट का एलोकेशन स्टार्टिंग में करता है, और अगर एक पॉइंट में गलती हो जाती है ना, तो कॉन्फिडेंस लूज कर देता है और वो क्वेश्चन को बीच में छोड़ देता है। आपने ऐसा नहीं करना। आपने पता क्या करना साहब, जो मैं यहाँ पे बताऊँ ना, आपने सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि यहाँ पे मैं ना क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आपने एग्जाम में क्या प्रोसीजर फॉलो करना। देखिए सर, ये क्वेश्चन अपने सामने है, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। जी सर, कौन कौन सी एडजस्टमेंट दे रखी है सर? एक तो डिविडेंड की एडजस्टमेंट है और एक प्लांट एंड मशीनरी की एडजस्टमेंट है। ठीक है जी सर, और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं। इसका मतलब सिर्फ 2 एडजस्टमेंट है, बाकी क्वेश्चन सर आपका नॉर्मल क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाऊंगा। ठीक, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखूंगा सर आपका बैलेंस शीट के अंदर, जो कि एच लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल है। फिर मैं कॉलम बनाऊंगा रिजर्व एंड सरप्लस का, उसका नोट बनाऊंगा, और उसके अंदर सर अगर आप यहाँ पे जनरल रिजर्व देखेंगे तो ये कैपिटल नेचर का है, तो ये एज इट इज बैलेंस आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। P&L अकाउंट वर्किंग नोट में चला जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये कैपिटल नेचर का। ठीक, मैं इतनी वर्किंग करने के बाद क्या करूँगा सर, कुछ वर्किंग नोट का फॉर्मेट बनाऊंगा। सबसे पहला वर्किंग नोट अपना कौन सा बनेगा सर, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का। ठीक है। सेकंड वर्किंग नोट अपना कौन सा बनेगा सर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। थर्ड, कंसोलिडेटेड जर्नल रिजर्व का। लेकिन यहाँ पे सर अगर आप देखेंगे तो जर्नल रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड पूरी तरह से कैपिटल नेचर का है, तो यहाँ पे सर आपका कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट। ठीक जी सर, उसके बाद मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट एस लिमिटेड। ये मैंने फॉर्मेट तैयार कर लिया। हाँ जी, आइए इन्वेस्टमेंट बताइए कितने की यहाँ पे सर। इन्वेस्टमेंट है 12,27,200। करेक्ट एंट्री पास कर रखी है, तो कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है जी सर, माइनस नेट असेट। ये देखिए सर, आपने क्या किया, 64,000 शेयर ले रखे, तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग सर आपकी 80% आ गई। ठीक जी सर, तो यहाँ पे माइनस नेट असेट ऑफ एस लिमिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल 640 से, इक्विटी शेयर कैपिटल 160 से। आइए सर, P&L अकाउंट की अगर बात करें, जनरल रिजर्व तो आपने डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखा दिया। जी सर, 228800, ये आपका एच लिमिटेड का प्रॉफिट आ गया। जी सर, AOP एस लिमिटेड, पर्टिकुलर्स, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, टोटल। P&L अकाउंट जनरल रिजर्व, पहले जनरल रिजर्व लिख लेते हैं। कितने से जनरल रिजर्व सर, जनरल रिजर्व आपका 420 का बैलेंस है। ठीक है, और ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, तो रेवेन्यू नेचर में नील 420। P&L अकाउंट की अगर बात करें तो क्लोजिंग P&L है अपना 3,28,000 से, और ओपनिंग प्रॉफिट दे रखा उसने 1 अप्रैल का बैलेंस दे रखा, ध्यान देना, 1,20,000। ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखा है, जो कि आपका लॉस होता है, माइनस कितने से सर, 20,000 से। ठीक है जी सर, तो इसमें डिफरेंस देखिए सर, आपका रिवेन्यू नेचर में डिफरेंस आ जाएगा, प्रॉफिट में रिवेन्यू प्रॉफिट आ जाएगा 2,08,000 रिवेन्यू प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी सर, टोटल 4,20,000 प्लस 120 माइनस 20,000, 5,20,000 और 2,08,000। अभी मैंने सिर्फ बैलेंस लिखे सर, कोई वर्किंग नहीं की है। ठीक है जी सर, आगे बढ़ते हैं। इतना लिखने के बाद सर मैं इस वर्किंग को यहीं पेंडिंग रखूंगा, वर्किंग नोट को आगे बढ़ूंगा सर। बैलेंस शीट में मैं आगे बढ़ूंगा, बैंक ओडी दिखा दूंगा करंट लाइबिलिटी के अंदर सर 3 लाख से, बीपी दिखा दूंगा सर आपका 52,000 से, और आपका ट्रेड पेबल आ जाएगा
1,66,400 प्लस 80,000, 246,400। आइए एक बार मैं टिक करा देता हूँ। सर क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, ये देखिए सर, शेयर कैपिटल टिक होगी जी सर, जर्नलिज्म टिक हो गया, रिजर्व सरप्लस में जी सर, ट्रेड पेबल सर आपका ये टिक हो गया जी सर। चलिए जी सर, उसके बाद सर बैंक ओडी आपका डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखा रखा है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मैं एक बार इसको ठीक कर दूँ, मुश्किल से 10 सेकेंड लगेंगे। हाँ जी, ये देखिए, ये आपका ट्रेड पेबल आ गया जिसमें बीपी का अमाउंट भी आ गया, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ गया, ठीक, जिसमें सर आपका बैंक ओडी का अमाउंट है। चलें जी सर, अब असेट साइड में सर पीपी में इन दोनों को जोड़ के दिखा देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन दोनों को जोड़ के दिखा देंगे और 2 लाइनें छोड़ देंगे सर, क्योंकि एक तो फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट करनी है आपने, एक एडिशनल डेप्रिसिएशन है सेविंग एंड डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करनी, ठीक। उसके बाद करंट असेट में सर इन दोनों को जोड़ देंगे, ट्रेड रिसीवेबल इन दोनों में इन दोनों को जोड़ देंगे, बी आर ये आ गया, बी आर को सर आप इसके साथ भी जोड़ के दिखा सकते हैं, कैश इन हैंड में इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक जी सर। ये देखिए सर, आपका लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इसमें सर कुछ एडजस्टमेंट अभी अपनी पेंडिंग है, तो मैं क्या करूँगा, इस फाइनल बैलेंस को टैली करा दूंगा वहीं वर्किंग करके, ठीक। इन्वेंट्री होगी, ट्रेड रिसीवेबल हो गया सर, बीआरईसी में जोड़ दिया, ठीक है। आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया, ठीक जी सर। अब ये सारी चीज़ें सर आपने बैलेंस शीट में क्या कर दी, पोस्ट कर दी। अब अपने पास ना सर कुछ वर्किंग नोट खुले हुए हैं, आइए अब चर्चा करते हैं कौन कौन सी एडजस्टमेंट है। सर देखिए 2 एडजस्टमेंट है, एक तो क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, एक बार मैं बैलेंस शीट से टिक करा दूँ, ये देखिए आपका पीपी अभी पेंडिंग रहेगा, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक जी सर। अब इसके ऊपर सर फोकस करते हैं। देखिए 2 एडजस्टमेंट है, एक तो एडजस्टमेंट अपनी है डिविडेंड की, और एक है सर प्लांट एंड मशीनरी की फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट। देखिए सर प्लांट एंड मशीनरी का जो फेयर वैल्यू है, मतलब पीपी का जो रिवैल्यूएशन है, या फेयर वैल्यू ऑफ एनी एसेट और लायबिलिटी, हम लोग सर कब की कंसिडर करते हैं, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन की, और जो भी सर बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में डिफरेंस है वो अपना सर कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट बन जाएगा, ठीक है जी सर। एक तो एडजस्टमेंट ये होगी, इस एडजस्टमेंट को हम लास्ट में करते हैं, ठीक जी सर। एक डिविडेंड पेड की, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो प्रॉफिट है इसमें से डिविडेंड घटना चाहिए, बिल्कुल सर, लेकिन क्वेश्चन में सर जो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी ना, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सर ये लाइन पढ़िए एक बार, जो 120 का प्रॉफिट है ये कब का है सर, 1 अप्रैल 22 का है, ठीक है। डिविडेंड सर जो आपने पे किया वो लास्ट ईयर का पे किया है, तो ये डिविडेंड सर इसमें से कम होना चाहिए, ठीक है जी सर। लेकिन हुआ क्या, ये जो P&L है ये डिविडेंड घटने से पहले का है, 328 सर आपका डिविडेंड घटने के बाद का है, तो ड्यू टू बैलेंसिंग फिगर से डिविडेंड इसमें एडजस्ट हो चुका है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे सर, डिविडेंड पेड को ऐड करेंगे, कितने अमाउंट से सर, 8 लाख का 10%, 80,000, बिल्कुल ठीक है। फिर हम क्या करेंगे सर, टाइम एडजस्टमेंट करेंगे। वाई टाइम एडजस्टमेंट, क्योंकि देखिए हमें प्रॉफिट चाहिए सर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज 1 अक्टूबर, लेकिन अपने पास सर जो प्रॉफिट है वो यहाँ के दे रखे हैं और यहाँ के दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे सर, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसे इक्वल मान के एलोकेट कर देंगे, ठीक। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है सर, अपना प्रॉफिट है सर 288 बिफोर पेइंग ऑफ द डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड सर जो है ड्यू टू बैलेंसिंग फिगर सर वो यहाँ से एडजस्ट हो गया है, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले उसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस टाइम एडजस्टमेंट, 288 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 1,44,000। अब यहाँ से सर क्या करेंगे, डिविडेंड पेड माइनस कर देंगे। अच्छा फर्दर सर इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, देखिए ये जो डिविडेंड है सर, होल्डिंग कंपनी ने अगर इसे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट कर दिया तो हमें कुछ भी नहीं करना सर, ठीक। लेकिन अगर होल्डिंग ने सर इसे P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दिया तो हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं। रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे बनेगी, P&L और पेरेंट कंपनी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक। लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया कि करेक्टली डील कर रखा, ये देखिए अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो मान के चलते कि क्वेश्चन ने गलती कर रखी, लेकिन सर क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया कि करेक्टली डील है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे सर, रेक्टिफिकेशन यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक जी सर। आगे एक एडजस्टमेंट कौन सी सर, फेयर वैल्यू की, देखिए
6 लाख प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है, बिल्कुल ठीक है सर। 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितने से आएगा सर? 60,000 से। 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितने से आएगा सर? आपका 30,000 से। तो जो बुक वैल्यू बनेगी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जो बुक वैल्यू बनेगी प्लांट एंड मशीनरी की एस लिमिटेड की ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 570 बनेगी, लेकिन फेयर वैल्यू कितनी सर? 520 है, तो 50,000 का सर क्या हो गया? रिवैल्यूएशन लॉस हो गया, ठीक है। और ये 50,000 सर मैं क्या करूंगा? प्लांट एंड मशीनरी के साथ एडजस्ट कर दूंगा। अब देखिए सर, हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा वो कैरिंग अमाउंट के हिसाब से किया होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा सर? फेयर वैल्यू के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो 520 पे 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा सर 26,000। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कितना सर? 30,000। तो क्या करेंगे सर? 4,000 से सर आपका सेविंग इन डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 4,000 सर यहाँ पे ऐड कर देंगे, एक सेकेंड। और साथ में सर क्या करेंगे? 4,000 से सर डेप्रिसिएशन की सेविंग है, तो अपना रिवेन्यू नेचर का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, ठीक है जी सर। फाइनल अमाउंट आ जाएगा 520 प्लस 144 माइनस 80,000 माइनस 50,000, 534। और ये अमाउंट आएगा सर आपका 144 प्लस 4,000 148। अब इसके दो पार्ट कर देंगे, एक एच लिमिटेड 80%, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20%। वन 1,8,400 1,06,800 ठीक जी सर। इसे सर हम कहाँ लेके जाएंगे सर? इसे लेके जाएंगे सर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, 427,200। ये दोनों माइनॉरिटी में आ जाएंगे, 1,06,800 प्लस 29,600, 1,36,400। देखिए इस अप्रोच से अगर आप देखेंगे ना तो एओपी आप एग्जाम में सर फॉर्मेट एक बार क्रिएट कर लेंगे, फिर लास्ट में कंप्लीट कर लेना। इससे सर क्या होगा? आपका पूरा क्वेश्चन सर ऑलरेडी तैयार था, बस आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना, जो एडजस्टमेंट है उन्हीं को करना सर, ठीक। और एग्जाम में 2 या 3 मैक्सिमम 4 एडजस्टमेंट होती है, इससे ज़्यादा एडजस्टमेंट होती भी नहीं है। कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट में सर आपका 1,18,400, 12,27,200 माइनस 640 माइनस 427,200 सर 160 से सर आपका गुडविल आ जाएगा। इंटेंजिबल एसेट गुडविल 160 से, ठीक जी सर। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा सर आपका 296,400, ये देखिए। और कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट का बैलेंस आएगा 228,800 प्लस 118,400 सर 347,200। रिजर्व एंड सरप्लस में चलते हैं। थ्री फोर सेवन टू हंड्रेड, ये देखिए सर दोनों का जोड़ आ गया। चले जी सर, ये आपका जनरल रिजर्व का बैलेंस था, ये रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस बन जाएगा। चले जी सर, अपनी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। आइए क्वेश्चन 5 का भी देखेंगे, पढ़िए जल्दी से। While closing its books of account on 31st March 23, a non-banking finance company has its advance classified as follows. सर स्टैंडर्ड एसेट दिया ही नहीं, सब स्टैंडर्ड है, 10% आ जाएगा, चाहे सिस्टमिकली हो या नॉट सिस्टमिकली हो, ठीक। सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल अप टू 1 ईयर, सर आपका 1 ईयर तक कितना होता है? 20%। और अगर अनसिक्योर्ड है तो 100%, ठीक। 1 ईयर टू 3 ईयर सर आपका 30%, 3 ईयर से ज़्यादा 50%, अनसिक्योर्ड पे सर 100%, और लो सेट पे सर आपका 100%, ठीक। एनबीएफसी के केस में यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन विच मस्ट बी अगेंस्ट द अबव एडवांस एज पर द एनबीएफसी, नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, ठीक।
ये देखिए सर 10, 20, 30, 50, 100, 100। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 का ए पार्ट पढ़ेंगे। ए कंपनी ग्रांट 2000 employee stock option on 1st April 19 at rupees 60 when the market price is rupees 170। बेटा देखिए, जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना ईसोप का, तो हमेशा क्या करा करेंगे, डायग्राम बनाया करेंगे, ठीक है जी सर। कंपनी ने क्या किया, 1 अप्रैल 19 को 2000 ईसोप इशू कर दिए। मार्केट प्राइस आपका 170 था और 60 पे इशू कर दिए, तो जो एक्सरसाइज प्राइस वो कितने से आएगा सर, 60 से। और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन अगर नहीं दे रखी होगी तो हम क्या करेंगे, फिर इंट्रेंसिक वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे। 170 माइनस 60, 110। द वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 ईयर एंड द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर, ठीक। तो 2.5 ईयर सर आपका वेस्टिंग पीरियड है। और उसके बाद 1 साल दे दिया एक्सरसाइज करने के लिए। The vesting period is 2.5 year and the maximum exercise period is 1 year. 600 unvested option lapse on 1st May 21। 1st May 21 को 600 ऑप्शन क्या हो गए, लैप्स हो गए, ठीक है जी सर। 1200 ऑप्शन आर एक्सरसाइज ऑन 30th जून 22। 30th जून को 1200 सर एक्सरसाइज हो गए। टू 200 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड, ठीक है सर। 200 यहाँ पे कैंसिल हो गया आपके ना। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री विद द नरेशन। आइए, मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात बच्चों को कि अगर एग्जाम में नरेशन ना भी मांग रखी हो तो भी आप लिख के आए। हाँ, अगर वर्किंग नोट में आप एंट्री पास कर रहे हैं तो नरेशन की नीड नहीं है, या फिर क्वेश्चन में खुद ही मना कर दिया कि नरेशन आपने नहीं लिखनी, तो फिर आप नरेशन नहीं लिखेंगे, ठीक। आइए, यहाँ पे सर आउटस्टैंडिंग ईसोप कितने हैं, 2000। यहाँ पे कितने हैं, 2000। यहाँ पे कितने, 1400। देखिए 2000 इंटू 110 टोटल खर्चा आ गया ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड डिवाइड बाई 2.5 ईयर इंटू 1। पहले साल का सर अमाउंट आएगा आपका 88,000। क्यूमुलेटिव अमाउंट है, ओपनिंग 0 है तो 88,000 आ गया। हम एंट्री क्या पास करेंगे सर, हम एंट्री पास करेंगे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ईसोप अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस, कितने से, 88,000, ठीक। 31 मार्च 21 को 2000 इंटू 110 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 2, 176 का सर आपका क्यूमुलेटिव अमाउंट आ गया। 88,000 का आपका ओपनिंग बैलेंस है, तो करंट ईयर का 88,000 से अमाउंट आ जाएगा। एंट्री पास करेंगे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ईसो, P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक जी सर। 30 सितंबर को सर आपका 1400 आउटस्टैंडिंग है इंटू 110, क्यूमुलेटिव अमाउंट सर आपका 154 आ गया, जिसमें सर ऑलरेडी अमाउंट आपने 176 रिकॉर्ड कर रखा था। 22,000 हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। एंट्री क्या पास करेंगे, ईसोप अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 22,000 से, ठीक। एक बार मैं यहाँ तक आपको टिक करा देता हूँ। ये देखिए, पहले साल 88,000 से खर्चा बुक किया, उसे P&L अकाउंट में चार्ज कर लिया। सेकेंड ईयर में 88,000 से खर्चा बुक किया, उसे P&L अकाउंट में चार्ज कर लिया। सर ऑब्लिक करके लिख लेंगे 30 सितंबर 21, ठीक। ईयर एंड पे सर हम क्या करेंगे, ये एंट्री पास कर देंगे, ठीक जी सर। ईसोप टू जनरल रिजर्व, आगे बढ़ते हैं। 30 जून को सर 1200 ने क्या क्या एक्सरसाइज कर दिया, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, 1200 इंटू आपका 60 बैंक अकाउंट डेबिट
72,000 से। सर ईसोप अकाउंट डेबिट, देखिए आपका 154 का जो खर्चा था वो था 1400 ईसोप का। अब 1200 ईसोप का खर्चा कितने से आएगा सर? 132 से। ईसोप अकाउंट डेबिट 132 से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपका आएगा 12,000 से। टू सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा सर आपका 192 से। ठीक है जी सर। अब सर 200 यहाँ पे आपने कैंसिल कर दिए, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? ईसोप टू जनरल रिजर्व कितने से? 154 सर टोटल क्यूमुलेटिव अमाउंट है। 1400 ईसोप का, 200 ईसोप का अमाउंट आएगा सर आपका 22,000। ठीक, एक तरीका और भी है, 200 इंटू 110, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि एक ईसोप का खर्चा आपका 110 है। ये देखिए, चले जी सर। सर क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। एक बात और बताऊं जी सर, ईसोप के क्वेश्चन में ना जहां पे वेस्टिंग पीरियड आपका सर 2.5 ईयर है, 3.5 ईयर है, 4 ईयर मतलब 4.5 ईयर, मतलब कंप्लीट ईयर नहीं है और 1 साल से ज़्यादा है, तो उस केस में सर आप हमेशा ना ये ध्यान रखना कि आपने ईसोप किस डेट से इशू की है। अगर इसी क्वेश्चन में ना वो 1 अक्टूबर से इशू कर देता 2.5 ईयर के लिए ना, तो फिर पहले साल सर 6 मंथ का खर्चा आता। ठीक जी सर, चलिए 6 का भी पढ़ेंगे। ए लिमिटेड सेल गुड्स विद अनलिमिटेड राइट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इट्स कस्टमर। ठीक है, द फॉलोइंग पैटर्न हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन द रिटर्न ऑफ सेल। देखिए सर, अगर आप ना राइट ऑफ रिटर्न के साथ सर गुड्स बेचते हैं तो आप क्या करेंगे? सेल तो पूरी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन एज पर AS 29 उसका प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ठीक, द फॉलोइंग पैटर्न हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन द रिटर्न ऑफ सेल। 0 to 1 मंथ सर आपका 6% है, आपका 1 to 2 मंथ सर आपका 7% है, 2 to 3 मंथ आपका 8% है। ठीक, द कंपनी हैज मेड सेल ऑफ 36 लाख इन द मंथ ऑफ जनवरी, 48 लाख इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड 60 लाख इन द मंथ ऑफ मार्च। अब ये देखिए सर, जो मार्च में सेल हुई होगी सर वो 0 to 1 मंथ के अंदर आई होगी, और ये क्यूमुलेटिव सेल है सर, ध्यान देना। ठीक, आइए मैं आपको टिक करा देता हूँ। देखिए, जो मार्च की सेल है सर वो आपकी 1 मंथ की कैटेगरी में आ जाएगी, क्यूमुलेटिव। ठीक है, 6% 1 मंथ के हिसाब से प्रोविजन है। जो फरवरी में सेल है सर वो आपकी 1 to 2 मंथ के अंदर आ जाएगी सर, और ये आपका क्यूमुलेटिव है सर। ठीक, ऐसे जनवरी में क्यूमुलेटिव अमाउंट आ जाएगा 2 to 3 मंथ के अंदर। ठीक, तो सर ये लाइकली रिटर्न का अमाउंट आ गया। अब प्रोविजन के लिए वो क्या कह रहा है, देखिए एक बार आगे पढ़ते क्वेश्चन। द टोटल सेल फॉर द फाइनेंशियल ईयर हैव बीन 400 लाख एंड द कॉस्ट ऑफ सेल सर करने से 320 लाख से, तो आपका 80 लाख का आपका प्रॉफिट होता है। 80 डिवाइड बाई 400 इंटू 100 आपका 20% का सर आपका प्रॉफिट है। ठीक, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड एंड रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज फॉर द ईयर एंडेड। देखिए सर, रेवेन्यू आप क्या करेंगे? ग्रोस बेस पर रिकॉर्ड करेंगे, और रेवेन्यू अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सर पूरे पूरे साल की 400 है। ठीक है, और 20% के हिसाब से सर हमने जो रिटर्न का एक्सपेक्टेड अमाउंट निकाला है उसके ऊपर हम क्या करेंगे? प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। चलें जी सर, और टोटल रेवेन्यू सर ये आ जाएगी आपका 36, 48 और 60 लाख जनवरी, फरवरी और मार्च की फुल वैल्यू पे हम क्या करेंगे? रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक जी सर, आगे बढ़ते हैं। सर एज पर AS 29, अगर ड्यू टू पास्ट इवेंट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ड्यू टू पास्ट इवेंट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, और उस ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की नीड होगी, उस ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए क्या होगा? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की नीड होगी, और सर अमाउंट का रिलायबल एस्टिमेट अगर लग पा रहा था, हम लोग क्या करते? प्रोविजन क्रिएट कर लेते। ठीक है जी सर। विद रेफरेंस टू AS 29, हाउ वुड यू डील with the following in the annual accounts of the company at the balance sheet date? The company operate an offshore oil field where its licensing agreement required it to remove the oil rig at the end of the production and restore the seabed. ठीक, 85% of the eventual cost relate to the removal of the oil rig and restoration of the damage caused by the building it, and 15% arising through the extraction of oil. At the balance sheet date, rig has been constructed but no oil has been extracted. तो हम लोग क्या करेंगे सर? जो हमने रिकंस्ट्रक्ट किया उसका प्रोविजन क्रिएट कर देंगे 85% के बराबर, और सर अभी ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ, तो हम लोग सर देयर इज नो पास्ट इवेंट, नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, तो सर हम उसका प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है जी सर,
85% का सर हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और उसे सर दीज कोस्ट आर इंक्लूड एज पार्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ द ऑयल रिग। ठीक जी सर। 15% सर अभी कोस्ट इनकर नहीं हुई है, तो हम लोग कोई भी लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाउएवर देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू रेक्टिफाई द डैमेज दैट विल बी कॉज्ड बाय द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, as no oil has been extracted at the balance sheet date, so no provision is required for the cost of extraction of oil at the balance sheet date. 15% of the cost arise through the extraction of oil are recognized as a liability when the oil is extracted। मतलब आज हम सर लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा तब हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। The government introduced a number of changes to the taxation law. As a result of these changes, the company will need to train a large proportion of its accounting and legal workforce in order to ensure continued compliance with the tax regulation. At the balance sheet date, no retraining of the staff has been taken place। सर हम लोग कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं करते फ्यूचर एक्सपेंडिचर के लिए। ठीक है जी सर, इसका सॉल्यूशन पढ़ लेना। एज पर AS 26, अगर हम लोग सर इंटरनली इंटेंजिबल एसेट को जनरेट करते हैं, तो उस केस में सर अगर असेट के ऊपर कोस्ट इनकर्ड होती है तो रिसर्च फेज का एक्सपेंडिचर हम क्या करते हैं, P&L अकाउंट में चार्ज करते हैं। डेवलपमेंट फेज के एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, मतलब एक्सपेक्टेड बेनिफिट। ठीक, अगर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज सर इन कंपेरिजन टू रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, तो जो डिफरेंस सर उसे हम क्या करें, P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक जी सर, देखिए क्या लिखता है। मैसेज पी लिमिटेड इज डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 March 22, the total expenditure incurred on the process was 80 lakh। ये आपका अकाउंटिंग ईयर है 31 March 22। ठीक, और ड्यूरिंग द ईयर सर कितना खर्चा किया आपने, 80 लाख का। आगे देखिए क्या लिखता है। द प्रोडक्शन प्रोसेस मेट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज एन इंटेंजिबल एसेट ऑन 1 November 21। सर यहाँ पे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया उसने डेवलपमेंट फेज का पूरा कर दिया। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल दिस डेट वाज 42 लाख, यहाँ तक 42 लाख का खर्चा हुआ था। तो इसे हम क्या करेंगे सर, P&L अकाउंट में, और कैपिटलाइज्ड अमाउंट कितने से आएगा, 80 - 42 38 लाख से। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है। फर्दर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 March 23 वाज ₹90 लाख। इस साल सर आपने क्या किया, 90 लाख का खर्चा और कर दिया, तो 128 आ गया। एज ऑन 31 March 23, the recoverable amount of know-how embodied in the process is estimated to be 82 lakh। ओके सर, 82 लाख का एक्सपेक्टेड बेनिफिट है, मतलब रिकवरेबल अमाउंट है। एज पर AS 28 सर रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट होता है आपका हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस। ठीक, बट आपके सिलेबस में AS 28 नहीं है, हालांकि न्यू सिलेबस के अंदर AS 28 आ गया है। ठीक, 128 आपके लिए रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन में दिया मिलेगा, बस उतनी बात काम की है। तो बैलेंस आपका इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा, इसे आप P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक जी सर, दिस इंक्लूड एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो एंड इनफ्लो। ठीक है, तो ये वैल्यू इन यूज एक तरीके से। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट व्हाट इज द एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज टू P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 22। सर 42 लाख से। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट ऑन 31 March 22। सर 38 लाख से। एक बार टिक करा दूं, ये 42 लाख से सर खर्चा आ जाएगा। कैरिंग अमाउंट सर आपका आ जाएगा 38 लाख से। ठीक जी सर, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है। व्हाट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज टू P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 March 23। सर आपका 46 लाख अमाउंट आ जाएगा, और 82 लाख से सर कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। 46 लाख सर आप क्या करेंगे, P&L अकाउंट में चार्ज कर देंगे अमाउंट। ये देखिए 82 लाख से आपका कैरिंग अमाउंट आ गया। क्वेश्चन ने कैरिंग वाली पूछ नहीं रखी, लेकिन आंसर में निकाल रखा है, तो आप यहाँ लिख लेंगे एंड कैरिंग अमाउंट एज एट 31 March 23, दैट इज आपका 82 लाख आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अकाउंटेंट ऑफ P Limited हैज फर्निश्ड यू विद द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू इट्स बिजनेस डिवीजन।
A, B, C, D, ठीक, टोटल. You are requested to identify the reportable segment in accordance with the criteria laid down in AS17. देखिए सर, AS17 ये कहता है एक सेगमेंट आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा अगर सेगमेंट की रिवेन्यू टोटल रिवेन्यू के 10% या उससे ज्यादा है. एक क्राइटेरिया हो गया, ठीक. दूसरा क्राइटेरिया, सेगमेंट का जो रिजल्ट है टोटल रिजल्ट का 10% या उससे ज्यादा है. और टोटल रिजल्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सर प्रॉफिट वाले सेगमेंट है उनको अमाउंट अलग से एग्रीगेट कर लेंगे रिजल्ट का, और जो लॉस वाले सेगमेंट है उनके रिजल्ट का टोटल अलग से कर लेंगे. जो भी हायर अमाउंट होगा सर वो बेस बन जाएगा, उसके 10% या उससे ज्यादा सर अगर सेगमेंट का रिजल्ट है तो वो रिपोर्टेबल बन जाएगा. थर्ड क्राइटेरिया सर, सेगमेंट के सेट टोटल सेट के 10% या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक. अगर इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा कर दे तो वो सेगमेंट से क्या बन जाएगा, रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा. अगर किसी सेगमेंट ने सर एक भी क्राइटेरिया पूरा कर दिया. सेगमेंट की रिवेन्यू सर 1000 है, 100 सर आपका बेस बन गया. A, B, C, D चारों रिपोर्टेबल है. रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो 70 माइनस 10 माइनस 70 सर माइनस 80, और प्रॉफिट है सर आपका 125. तो 12.5 से ऊपर सर जिसका रिजल्ट है सर आपका A, B, C, ठीक. सेगमेंट असेट सर आपका 15 से ऊपर है A, B, C. ऑल सेगमेंट आर रिपोर्टेबल सेगमेंट, क्योंकि कोई एक क्राइटेरिया पूरा करना होता है. ये देखिए सर, since all the segments are covered in at least one of the above criteria, all segments have to be reported upon in accordance with the AS17, ठीक. चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ अपना मॉक टेस्ट 1 कंप्लीट होता है. जितने टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने सारे शेयर कर दिए हैं. सर स्टडी मटेरियल बैच की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और RTP MTP का सर जितने भी वीडियो हैं उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने खूब सारी मेहनत करनी है, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है और एग्जाम को तसल्ली से फोड़ के आना है. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू. और हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे.